Hello friends, let me give you a very brief introduction about myself. Myself CA Yachna Mutha Burat, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. Friends, I have done diploma in information system audit with All India second rank. I am associated with various training institutes in Mumbai for training GST to professionals, job seekers and my dear students. I am a faculty for CA final indirect taxation and IPCC intermediate course of GST indirect taxation part. So फ्रेंड्स, अभी हमारा ये हुआ मेरे बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ डिस्कशन. अब हम थोड़ा सा कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. आपके लिए आईपीसीसी इंटरमीडिएट में इनडायरेक्ट टैक्स पार्ट जो है आपका, इसमें जीएसटी का वेटेज एज यू नो 40 मार्क्स का है. 40 मार्क्स का आपका जीएसटी का वेटेज है. ठीक है, बहुत ही इजी पार्ट है इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी, बहुत ज्यादा इजी. ये जो 40 मार्क्स का पेपर आता है बेटा, इसमें फिर मैं बता दूं इसका जो 30% पार्ट है दैट कम्स क्वेश्चन बैंक. जो हमारा 30% क्वेश्चन बैंक का पार्ट रहेगा, यहाँ पे जो 30% क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या रहते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं. आप समझ लीजिए 12 मार्क्स के तो आपको एमसीक्यू आएंगे एंड बाकी 28 मार्क्स का यहां पे आपको बाकी सारी चीजें पूछेंगे, जैसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, देन केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चंस. अब आपको यहां बहुत ही ज्यादा क्लियर रहना है कि जो ये 40 मार्क्स का आपका पेपर है, इसमें आपको एटलीस्ट 35 प्लस मार्क्स लेके एग्जाम में आने. इस पेपर में आपको एग्जेम्पशन लाना है टैक्सेशन में, वो हमारा टारगेट है. ये जो कोर्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, हम कैसे डिस्कस करने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं जैसे कि चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन का चैप्टर है आपका, जीएसटी का इंट्रोडक्शन है, सिंपल सी चीजें, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी. उसके तुरंत बाद हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन बैंक. क्लास में एवरी पॉसिबल क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे सो दैट आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए पेपर यहाँ पे लिखने में. पेपर में प्रेजेंटेशन टेक्निक्स आपकी कैसी होनी चाहिए एंड ऑल दैट, सारी चीजें हम क्वेश्चन बैंक के ड्यूरिंग डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस द चैप्टर विच विल हेल्प यू टू लर्न द कंसेप्ट्स which are really going to help you a lot in solving MCQ, definitely in all other things also, practical theoretical question also, but यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो आपको MCQ के लिए बहुत हेल्प करेगा. आपके कंसेप्ट जहां क्लियर होंगे तभी आप MCQ अच्छे से सॉल्व कर पाओगे. नो डाउट प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल केस स्टडीज इन सब में भी हेल्प करेगा, बट MCQ के लिए प्राइमरी हेल्प होगी. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन बैंक. डिटेल में हम पूरा क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले हैं क्लास में, हर एक चैप्टर का. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एवरी चैप्टर उस चैप्टर का क्वेश्चन बैंक, लाइक चैप्टर 1 देन उसका क्वेश्चन बैंक, देन चैप्टर 2 हमारा सप्लाई का चैप्टर है, फिर हम चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन बैंक करेंगे. क्वेश्चन बैंक विल कंटेन ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस व्हिच कुड बी आस्क्ड इन एग्जाम. MCQs, practical question, theoretical question, case study kind of question, all the kind of questions will be there in the question bank. क्वेश्चन बैंक में ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, MCQ, प्रैक्टिकल. अच्छा मैम, क्वेश्चन बैंक का सोर्स क्या है? क्वेश्चन बैंक बेटा RTP इंस्टीट्यूट का, MTP, ICAI का एग्जाम में जो क्वेश्चन आए, ICAI के मटेरियल का क्वेश्चंस, एंड देन यहाँ पे हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट केस सिनेरियोज रिलीज करता है, ये सारा क्वेश्चन बैंक यहाँ पे कंपाइल कर करके, ये सारे सोर्सेज से क्वेश्चंस कंपाइल करके क्वेश्चन बैंक बनाए, जो कि हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं थरोली, जिससे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या होती है, भाई चैप्टर तो पढ़ लिया, चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं किया, एग्जाम में डायरेक्टली देखा क्वेश्चन, भाई साहब नहीं होता, बिल्कुल बहुत दिक्कत होती है. आपने यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ क्लास में कंसेप्ट समझा है, बहुत जरूरी है आप उसको देखो कि वो कंसेप्ट्स आपको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है. हाउ टू राइट इन एग्जाम्स, द प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, कौन से सेक्शंस याद करने, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे सेक्शंस को मिला करके मर्ज करके कैसे क्वेश्चंस आते हैं. आईपीसीसी लेवल पे बहुत इजी आता है इनडायरेक्ट टैक्स पेपर एज कंपेयर टू फाइनल लेवल, बहुत ज्यादा इजी आता है. सो इट इज वेरी इजी, यू कैन स्कोर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, इनडायरेक्ट टैक्स पार्ट. इस सब्जेक्ट में इनफैक्ट आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. सो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी सॉल्व एवरी क्वेश्चन बैंक, एवरी पॉसिबल क्वेश्चंस. ठीक है, तो जितने भी आज तक के इंस्टीट्यूट के RTP में क्वेश्चन आए हैं, इंस्टीट्यूट यहाँ मॉक टेस्ट पेपर्स लेता है उसमें जो क्वेश्चन आए, देन ICAI के जो मटेरियल है उसके क्वेश्चंस, देन पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस,
ये सारी चीजें हमारे सोर्स है क्वेश्चन बैंक का। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम आपके क्वेश्चन बैंक का सोर्स क्या है, तो ये सारा हमारा सोर्स है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी फुल कोर्स, ऑल चैप्टर्स along with क्वेश्चन बैंक, एंड माइंड माई वर्ड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जाने के पहले आपको पता होना चाहिए किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप वो प्रैक्टिस करके जाओ। एग्जाम में कुछ नया नहीं लगना चाहिए, और ये चीज हर सब्जेक्ट में अप्लाई होती है। इनडायरेक्ट टैक्स में तो हम बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यू शुड नो द नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, वो सब हम क्लास में देखेंगे, हाउ शुड यू राइट दैट। थ्योरेटिकल वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको, बट प्रेजेंटेशन ऐसा करना चाहिए आपके पेपर में, इतना स्पार्क होना चाहिए कि एग्जामिनर को लगना चाहिए यार बहुत सही है, इसको तो बढ़िया मार्क्स देना चाहिए। सबसे अलग डिफरेंशिएटेड आपका पेपर होना चाहिए, बहुत स्पार्क होना चाहिए आपके पेपर में। तो यू शुड राइट द सेक्शन नंबर्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके अंडरलाइन होने चाहिए, लॉ की लैंग्वेज आपको यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देन केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो हमको उसको 3-4 पार्ट में आंसर करना है, लाइक द फैक्ट्स ऑफ द केस, देन विल डू द लीगल प्रोविजंस, विल राइट, देन डिस्कशन एंड एनालिसिस, एंड देन कंक्लूजन। ये मैं क्वेश्चन बैंक का जब हम चैप्टर नंबर 1 लेंगे तब ये सारी चीजें मैं वापस बता दूंगी, बट एक जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि आपको हम यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे। तो हर चैप्टर पढ़ेंगे फॉलोड बाय द क्वेश्चन बैंक। देन आपके नोट्स जो है बेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे मैं 1 मिनट, ये आपके देख सकते हो आप, कलर्ड नोट्स हैं, टोटली आपके कलर्ड नोट्स है जिससे कि हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको याद होने चाहिए वो रेड में मार्क किया हुआ है ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे फॉन्ट भी जो यूज किया हुआ है, बड़ा हैंड रिटन फॉन्ट यूज किया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे बहुत इजी गोइंग तरीके से लगेगा, ऐसे आपके यहाँ बुक बनी हुई है। तो हम क्लास में पूरी पढ़ाई करेंगे, क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, देन फॉलोड बाय रिविजन। सेकेंड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं कि मैम फुल कोर्स कर लिया, क्लास में पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया, रिविजन इज अ प्रॉब्लम। 7 आवर्स में पूरा का पूरा इनडायरेक्ट टैक्स कैसे रिवाइज करना है एट आईपीसीसी इंटरमीडिएट लेवल, वो हम क्लास में करेंगे। वो रिवीजन मैं आपको पूरा करवा के दूंगी, एंड +1 फुल टेस्ट आपको देना है। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, यू कॉल अस, आपको रहेगा, आपको वो मेल आएगा यहाँ पे, डेफिनेटली आप वहां पे इसे क्या कर सकते हो, आप वहां मेल पे चेक कर सकते हो, और आपको एक फुल टेस्ट देना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरा पढ़ो, क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व करो, रिवीजन करो, देन एक टेस्ट अपीयर करो। ठीक है, तो एग्जाम कंडीशंस में आपको बैठ करके वो टेस्ट देना है। ठीक है, वो डिटेल्स आपको सारी कुछ मेल पे आ जाएगी। देन ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा कोर्स, ये मेरी वेबसाइट है बेटा www.icaleague.com। यहाँ पे आप चले जाइए, यहाँ पे आपको ये शॉप सेक्शन में मिल जाएगा, ये यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। सीए फाइनल का भी कोर्स है, आईपीसीसी का भी है, आपको आईपीसीसी इंटरमीडिएट का जो फुल कोर्स है वो वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुई हमारी बात। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल्स है। इसके अलावा अगर आपको कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बार वेबसाइट, 1 सेकेंड, हाँ, ये तो बेसिक डिटेल्स हो गई। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए, आप वेबसाइट icaleague.com में देख लीजिए, वहां पे डिटेल्स में सारा कुछ, प्रोडक्ट डिटेल्स में सारी चीजें लिखी हुई है, आपको वहां पे सारा कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, सो बेटा हम स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारा यहाँ पे बेसिक डिस्कशन हुआ, बाकी चीजें हम क्लास के साथ साथ समझेंगे कैसे करना है, और स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1 जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। यस, और अगर कोर्स से रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो व्हाट यू कैन डू, आप, ये नंबर है बेटा ऑफिस का, आप यहाँ पे भी सारी डिटेल्स पूछ सकते हो, ये मेरा नंबर है, मुझे भी आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल टू यू। तो यहाँ पे आपको इन दोनों में से कोई भी नंबर पे आपको क्या, कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ऑफिस के नंबर पे आप पहले पिंग कर लीजिए, आपको जल्दी रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। मैं कभी कभार रिकॉर्डिंग्स में रहती हूँ तो शायद थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड मिले। सो यहाँ से आपको कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वैसे मैंने सारा कुछ बता दिया है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एंड ऑल दैट, तो उसके हिसाब से यहाँ पे सारा कुछ डिस्कशन हम कर सकते हैं। तो इस नंबर पे आप पिंग कर सकते हो, और ये वेबसाइट है icaleague.com, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारा कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। बाकी ये मेरा मेल आईडी है gst.yachna@gmail.com, आप यहाँ पे भी पिंग कर सकते हो। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर, जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। बेसिक सा चैप्टर बेटा, कुछ यहाँ पे हम चीजें पढ़ेंगे जैसे कि भाई टैक्स क्या होता है, कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, क्या डेफिशिएंसी थी पुराने लॉ सिस्टम में कि जीएसटी को आना पड़ा। ठीक है, जीएसटी का कंसेप्ट, जीएसटी की नीड, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंडमेंट हुए, ये सारी मतलब इंट्रोडक्शन लेवल की चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई जीएसटी इंडिया में क्यों आया, किस मॉडल पे आया, एंड ऑल दैट चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आने वाली है आपको। डेफिनेटली थ्योरेटिकल चैप्टर है बट बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, पढ़ेंगे। अब सबसे पहले
भाई टैक्स क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोल रहे हो आप। सबसे पहले ये तो बताओ मैम, टैक्स क्या है? टैक्स का मतलब क्या है? अच्छा मुझे बताओ, टैक्स क्या यहाँ पे ऑप्शनल होता है? आपको मैंने बोला भाई एक काम करना, 10 लाख रुपए दे देना, ठीक है, क्या आप दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं देगा भाई। मैंडेटरी लेवी है, गवर्नमेंट ने लगाई है बेटा, मैंडेटरी लेवी है, कोई ऑप्शन नहीं है। सो टैक्स क्या? इट इज अ मैंडेटरी, व्हाट? इट इज अ मैंडेटरी कंपल्सरी बेटा फाइनेंशियल चार्ज और लेवी इम्पोज्ड अपॉन अ टैक्स पेयर। कोई भी हो सकता है टैक्स पेयर, इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकता है, या कोई भी एंटिटी हो सकती है। सो क्या है ये? मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है, मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है, ठीक है, मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है। और कौन लगाता है? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लगाती है। किस पे लगाती है? टैक्स पेयर पे लगाती है। क्यों? इन ऑर्डर टू फंड वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर बेटा, गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सारा डेवलप करना होता है गवर्नमेंट को, बहुत सारे काम जो गवर्नमेंट करती है, उसके लिए क्या पैसा कहां से आएगा? टैक्स से, टैक्स से। तो टैक्स गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट करती है? उनको बहुत सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बेटा, स्टेट गवर्नमेंट को भी, ठीक है। तो वो क्या करती है? टैक्स कलेक्ट करती है, उसके लिए टैक्स कलेक्ट करती है। अब ब्रॉडली दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। कौन सा? एक होता है बेटा डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है कि भाई जो टैक्सेबल पर्सन है, जो टैक्सेबल पर्सन है और जो पर्सन एक्चुअली टैक्स पे कर रहा है, इफेक्टिवली जिसको पिंच कर रहा है, वो एक ही पर्सन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस साल में यहां पे मेरे को रेवेन्यू हुआ फॉर एग्जांपल क्लासेस से 1 करोड़ रुपीस का, तो हु इज द टैक्सेबल पर्सन? मैं, ठीक है। और जो पर्सन इफेक्टिवली टैक्स पे करेगा वो भी मैं। फॉर एग्जांपल 30% टैक्स पे करना है मुझे, ठीक है, अभी स्लैब भूल जाओ। तो 30 लाख रुपीस, क्या मैं आपको बोलूंगी यार आप लोगों ने पेन ड्राइव लिया, आप लोग एक काम करो, थोड़े थोड़े पैसे सारे लोग दे दो, आप दोगे? नहीं, मैं मांगूंगी नहीं। क्यों? डायरेक्ट टैक्स है। टैक्सेबल पर्सन एंड द पर्सन इफेक्टिवली पेइंग द टैक्स इज वन एंड द सेम। जो टैक्सेबल पर्सन है वो भी मैं हूं, और जो पर्सन इफेक्टिवली टैक्स पे कर रहा है मैं हूं भाई। मुझे पिंच कर रहा है अल्टीमेटली वो 30 लाख रुपए, मुझे पिंच कर रहा है वो 30 लाख रुपए। जैसे कि इनकम टैक्स जो इनकम पे लगता है, जो हमने अभी एग्जांपल देखा। सेकंड इनडायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल हमारा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अभी हम पढ़ने वाले हैं पूरा। सो उसमें टैक्सेबल पर्सन एंड द पर्सन इफेक्टिवली पेइंग द टैक्स आर डिफरेंट। किस पे लगता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स? नाम ही सजेस्ट करता है मैम, गुड्स पे और सर्विसेज पे, दोनों पे लगता है जो टैक्स, जिसका नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो टैक्सेबल पर्सन है और एक्चुअली जो इफेक्टिवली टैक्स पे कर रहे हैं वो लोग अलग अलग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आपने मोबाइल खरीदा कोई, ठीक है, आपने यहाँ पे मोबाइल खरीदा, आप फाउंडेशन क्लियर हो गए, आपके फादर ने आपको एक यहाँ पे लेके गए मोबाइल वगैरह गिफ्ट करे, ठीक है। तो आपने मोबाइल खरीदा फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए की शॉप से, मिस्टर ए की शॉप से आपने कितने का मोबाइल खरीदा? फॉर एग्जाम्पल 50,000 का मोबाइल मिला आपको। वैल्यू कितनी है उसकी बेटा? 50,000 रुपए। अब जीएसटी उस पर क्या लगा? एक बार के लिए मैं सिंप्लिसिटी के लिए, अभी सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, वो सारे कंसेप्ट होते हैं, बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ जीएसटी में जीएसटी लग के आया बेटा। फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे 10% ले रहे हैं, 10% का कोई रेट नहीं है, अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कौन कौन से रेट्स वगैरह होते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे एक बार हम लेते हैं 10%, ठीक है। तो 10% जीएसटी कितना हो गया बेटा? 5,000 रुपीज, मतलब कितना हो गया? 55,000 रुपीज। आप हो फॉर एग्जांपल मिस्टर जेड, ठीक है, यहाँ पे मिस्टर जेड जो हुआ फाउंडेशन एग्जाम क्लियर हुआ, उन्होंने क्या हुआ, मिस्टर ए जो है वो मोबाइल शॉप के ओनर है, ठीक है, इनकी मोबाइल शॉप है, इन्होंने ये मोबाइल आपको सेल किया, एक मोबाइल सेल किया, उसकी प्राइस क्या है? 50,000 और 5,000 रुपीज उस पर जीएसटी लगा। ये 55,000 मिस्टर जेड क्या करने वाले हैं? मिस्टर जेड मिस्टर ए को दे देंगे, काम खत्म, मोबाइल ले लेंगे, पैसे दे देंगे, बात खत्म। 55,000 रुपीज, 50,000 रुपीज तो मिस्टर ए रख लेंगे। 50,000 रुपीज किसके होगा? मिस्टर ए के। 5,000 का क्या होगा बेटा? 5,000 रुपीज कुछ भी नहीं है, मिस्टर ए क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पे कर देंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे 5,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि टैक्स है भाई, टैक्स थोड़ी ना यहाँ पे वो रखेगा मोबाइल शॉप ओनर, उसने अपने मोबाइल की वैल्यू जो थी वो रख ली, और जो टैक्स है वो क्या कर दिया? उसने गवर्नमेंट को दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। तो अब यहाँ पे टैक्सेबल पर्सन कौन है? मिस्टर ए, जिनको टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? टैक्स कलेक्ट करने की, मिस्टर ए की।
मिस्टर ए कि सेलर है, वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सप्लायर है, वो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट टैक्स का बर्डन किसको पड़ा अल्टीमेटली? मिस्टर ए के पॉकेट पे पड़ा? नहीं। किसको पड़ा? अल्टीमेट कंज्यूमर मिस्टर जेड जो अल्टीमेट कंज्यूमर है बेटा, उनको पड़ा। उनको पड़ा क्या यहां पे? बर्डन। बर्डन किसको पड़ा यहां पे? टैक्सेबल पर्सन और द पर्सन इफेक्टिवली पेइंग द टैक्स अलग अलग होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में सो यहां पे टैक्सेबल पर्सन कौन है? मिस्टर ए। और द पर्सन इफेक्टिवली पेइंग द टैक्स किसके पॉकेट को पिंच किया? मिस्टर जेड ने दिए बेटा वो 55,000 रुपए, जिसमें 5,000 टैक्स के हैं। तो बर्डन किसको पड़ा? मिस्टर जेड को। बर्डन किसको पड़ा? मिस्टर जेड को। ठीक है, तो यहां पे ये अलग अलग लोग हो गए दो। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्सेबल पर्सन एंड द पर्सन इफेक्टिवली पेइंग द टैक्स आर डिफरेंट। एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी बात हो गई, ये बहुत बेसिक सी बात होगी। ठीक है, तो हमने क्या समझा अभी तक? टैक्स क्या है? एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है जो कि गवर्नमेंट लगाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या फंड करने होते हैं? वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर। किससे? टैक्स पेयर से। टैक्सेस ब्रॉडली दो टाइप के हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में टैक्सेबल पर्सन एंड द पर्सन इफेक्टिवली पेइंग द टैक्स इज वन एंड द सेम। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्सेबल पर्सन एंड द पर्सन इफेक्टिवली पेइंग द टैक्स आर डिफरेंट। दोनों अलग अलग लोग होते हैं। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर देखते हैं। कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, बहुत बढ़िया बात है, ऐसे कुछ सिंपल कभी कभार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, और नहीं तो ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं इससे आपके कंसेप्ट डेवलप होते हैं। ये बेसिक्स है, यहाँ फर्स्ट स्टेप हमने स्टार्ट करी। ठीक है, अभी 100 स्टेप्स हमको लेनी है, तो आप यहां से बेस बहुत क्लियर करते चलो। समझो बेटा, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट आता, एग्जाम आता है आपका, तो आपको कंसेप्ट समझने बहुत जरूरी है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है भाई? इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि हमने देखा, एग्जांपल जीएसटी। एग्जांपल जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल। तो कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं देखते हैं। एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, भाई गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। गवर्नमेंट का बेटा 50% से भी ज्यादा यहाँ पे जो रेवेन्यू आता है वो इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। कितने सारे गुड्स और सर्विसेज, लगभग मैक्सिमम गुड्स और सर्विसेज पे लगता है बेटा जीएसटी। आप चिप्स खाते हो, आप रियलाइज नहीं करते हो, उसमें जीएसटी लगा होता है। ठीक है, आपने बिस्किट्स ली, उसमें जीएसटी लगा होता है। बहुत सारी चीजें जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, आपने मोबाइल खरीदा जीएसटी, ये आईपैड मैंने लिया जीएसटी लगा, मैंने यहाँ पे कैमरा खरीदा, लैपटॉप खरीदा, सब कुछ खरीदा, माउस खरीदा, सब पे जीएसटी लग के आता है। ठीक है, हम डेली बेसिस पे इतनी सारी चीजें यूज करते हैं, हमारे आसपास में देखेंगे टेबल है, चेयर है, यहाँ पे सारी चीजों पे जीएसटी लग के आता है। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू गवर्नमेंट का। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अ मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में बेटा, एंड कंटिन्यू टू ग्रो एज मोर एंड मोर कंट्री मूव टू कंजम्पशन ओरिएंटेड टैक्स रिजीम। अभी हम समझेंगे कंजम्पशन ओरिएंटेड टैक्स रिजीम क्या होता है। सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? अब बहुत ही मेजर सोर्स है टैक्स रेवेन्यू का गवर्नमेंट का, पूरे वर्ल्ड में। काफी सारी कंट्रीज में भी जीएसटी है बेटा, काफी कंट्रीज में वैट है, बहुत सारे अलग अलग टैक्स लॉज है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लॉज ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज कंजम्पशन बेस्ड मॉडल में आ रहे हैं। कंजम्पशन बेस्ड मॉडल हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। इन इंडिया इंडायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में देखो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 50% से भी ज्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू कौन कंट्रीब्यूट करके दे रहा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहा है। ठीक है, कंजम्पशन बेस्ड मॉडल को अगर मैं कभी जस्ट सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो थोड़ी देर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बेटा जहां पे गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हो रहे हैं, जहां पे गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम हो रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू मिलता है, वहां की गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू मिलता है। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात गए, तो उस पर जो आईजीएसटी लगेगा, टैक्स लगेगा, जो जीएसटी, वो किसके बीच में डिवाइड होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे और गुजरात गवर्नमेंट। जो कंजम्पशन, जहां कंजम्पशन हो रहा है गुड्स का, उस गवर्नमेंट के पास में उसका रेवेन्यू जाता है। थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी उस पॉइंट को 1 मिनट रोको, हम पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा? इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सेकेंड, टैक्स ऑन कमोडिटीज एंड सर्विसेज। गुड्स पे भी टैक्स है, सर्विस पे भी टैक्स है बेटा, नाम ही सजेस्ट करता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स पे भी टैक्स है, सर्विसेज पे भी टैक्स है। सो इट इज लेविड ऑन कमोडिटीज एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, परचेज और सेल और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे, परचेज पे, सेल करो, इंपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करो, किसी भी चीज पे बेटा
टैक्स क्या लगता है यहाँ पे देखते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज कमोडिटी टैक्सेशन, इट इज लेविड ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एज वेल। ठीक है, गुड्स को मैंने पहले तो बेटा बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स, ये तो अभी जीएसटी आया है, इसके पहले बहुत सारे टैक्स लॉज हुआ करते थे। ठीक है, अब तो वो जब मैन्युफैक्चर होता था तब फॉर एग्जांपल एक्साइज ड्यूटी लगा करता था, परचेज सेल, यहाँ पे मैं सेल करती थी तो वैट लगता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी तो कस्टम्स लगती थी ड्यूटी, अभी भी लगती है कस्टम ड्यूटी, कुछ प्रोडक्ट्स पे एक्साइज वैट अभी भी लगते हैं, बट मेजॉरिटी मैक्सिमम बेटा 99% जो प्रोडक्ट्स हुआ करते थे जिन पे पहले लगती थी एक्साइज ड्यूटी वैट, अब नहीं लगती क्योंकि अभी जीएसटी आ गया है, अभी जीएसटी आ गया है। सो यहाँ पे पहले इतने सारे टैक्स लॉज होते थे बेटा, जैसे कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई गुड्स तो टैक्स कौन सा लगता था, एक्साइज लगता था, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। सेल कर रहे हो आप तो क्या लगता था, वैट लगता था या सीएसटी लगता था। अगर विद इन द स्टेट सेल कर रहे हो, मतलब महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र सेल कर रहे हैं तो टैक्स लगता था पहले वैट, और इंटर स्टेट कर रहे हैं मतलब महाराष्ट्र टू गुजरात कर रहे हैं तो टैक्स लगता था सीएसटी। बहुत डिटेल में इसको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैक्सिमम चले गया है, थोड़ा बहुत जो कंसेप्ट है बस हम जितना पढ़ रहे हैं इतना ही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है पुराने लॉज में। सो सेल पे टैक्स लगता था वैट या सीएसटी। उसके बाद में सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हो आप, जैसे कि मैं जीएसटी की कंसल्टेंसी सर्विस दे रही हूँ, मैं वैट पहले पुराने टाइम पे कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस देती थी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे टैक्स कौन सा लगता था, सर्विस टैक्स। और ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे। इनफैक्ट वैट भी हर स्टेट का अलग अलग वैट लॉ था, 29 स्टेट्स 29 वैट लॉ। तो ऐसे अलग अलग इवेंट्स हुआ करते थे, तब अलग अलग टैक्सेस लगते थे। ये सारे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो टैक्स कौन सा लगता है, कस्टम ड्यूटी, ये तो आपने सुना ही होगा। तो ऐसे अलग अलग इवेंट पे मैन्युफैक्चर हुआ एक्साइज लगेगा, सेल हुआ आप वैट लगाओगे, एक्सपोर्ट कर दिया आपने यहाँ पे तो फिर क्या लगेगी बेटा, कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग टैक्सेस लगते थे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इन सभी पॉइंट पे लगते थे, अभी भी लगते हैं, बट अभी मेजॉरिटी केसेस में क्या लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, जीएसटी लग रहा है। ठीक है, तो अभी भी अगर आप, और ये पहले अलग अलग टैक्सेबल इवेंट बोला करते थे इनको भाई, मैन्युफैक्चर, परचेज, सेल। टैक्सेबल इवेंट मतलब कि भाई कोई जो इवेंट हो जिससे टैक्स की लेवी आए, कि जैसे मैन्युफैक्चर होगा तो एक्साइज लगेगा, सेल होगा तो वैट लगेगा। तो मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में फिट होते थे तो एक्साइज लगता था, मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में फिट नहीं होते थे तो एक्साइज नहीं लगता था। अब ये सब हटा दिया है, पहले इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड था, अब बहुत सिंपल है। जीएसटी कब लगेगा, चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे बेटा। सप्लाई, सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल कर दिया है अभी, बहुत ही सिंपल कर दिया है अभी। ठीक है, ये चैप्टर में हम बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। इसके बाद के चैप्टर तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे कि भाई सप्लाई वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई सप्लाई है कि नहीं है एंड ऑल दैट। ये सारे आगे के चैप्टर्स एक एक पॉइंट पे रहेंगे, बट इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन है, हमारे दिमाग में बेस क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है बेटा, चाहे मैन्युफैक्चर हो, परचेज हो, सेल हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, कभी भी हो, यहाँ पे प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो, तो कमोडिटीज पे भी सर्विसेज पे भी टैक्स कौन सा लगता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। अब देखेंगे तो अब यहाँ पे जीएसटी आने के बाद सिर्फ सप्लाई देखा जाता है। अगर आप सप्लाई की डेफिनेशन में फिट होते हो तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई की डेफिनेशन में फिट नहीं होते तो जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस, ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे। ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे, वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे क्लियरली आ जाएगा कि भाई सप्लाई वर्ड आ जाएगा। यहाँ मैन्युफैक्चर और ये सब का रेफरेंस क्यों दिया है, क्योंकि पूरे इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, पूरे इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ जीएसटी, ना कि सिर्फ जीएसटी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे दूसरे टैक्स लॉज हैं। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात पढ़ रहे थे। टैक्स किस पे लगता है, कमोडिटी पे लगता है, सर्विस पे लगता है, चाहे मैन्युफैक्चर हो, परचेज हो, सेल हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो बेटा, यहाँ पे इट इज ऑल्सो लेविड ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो दो फीचर्स पढ़े। फर्स्ट क्या पढ़ा कि इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मोर देन 50% रेवेन्यू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का इंडिया में कैसे आता है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस। सेकेंड, टैक्स कमोडिटी पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है, मतलब गुड्स पे भी लगता है, सर्विस पे भी लगता है। सर्विस के प्रोविजन पे, गुड्स का चाहे मैन्युफैक्चर हो, चाहे सेल हो, चाहे इंपोर्ट हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, टैक्स क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, क्लियर शिफ्टिंग है बेटा बर्डन की। ये देखो हमारे एग्जांपल में हमने अभी अभी देखा,
मिस्टर जेड पे क्लियर शिफ्ट नहीं हो गया बर्डन? मिस्टर जेड पे क्लियरली शिफ्ट हो गया बर्डन। मिस्टर ए ने थोड़ी ना अपने पॉकेट से पे किया, अल्टीमेट कंज्यूमर पे पूरा बर्डन शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। सो देयर इज अ क्लियर शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर एग्जांपल, GST paid by the supplier of goods is recovered from the buyer by including the tax in the cost of commodity। तो क्या किया यहाँ पे, सप्लायर ऑफ गुड्स ने रिकवर कर दिया किससे, बायर से, क्योंकि उसने उसे टैक्स चार्ज कर दिया और वो उससे रिकवर कर लेगा, वो उससे रिकवर कर लेगा। सो देयर इज अ क्लियर शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, किससे कलेक्ट करेगा, कंज्यूमर से, कंज्यूमर से यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाएगा टैक्स। नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, भाई पता भी नहीं चलता हमको, हम इनडायरेक्ट टैक्स पे कर देते हैं। आपने कभी सोचा चिप्स खाते टाइम, आप क्लासेस देख रहे हो, आप बैठे हो आराम से बढ़िया चिप्स विप्स खाते हुए क्लासेस देख रहे हो आप, तो आपने कभी सोचा है कि भाई वो चिप्स के पैकेट में 10 रुपीज का चिप्स का पैकेट है, उस पर मैं GST पे कर रहा हूं? नहीं, फील ही नहीं होता वो पिंच, कभी फील ही नहीं होता वो पिंच कभी। जैसे डायरेक्ट टैक्स फील होता है, भाई मैंने इस साल 30 लाख रुपए का टैक्स पे किया, फील होता है। इनडायरेक्ट टैक्स पता ही नहीं चलता हमको और हमने टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है। हम बिस्किट्स खा रहे हैं, हमने कभी नहीं सोचा कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं हम उसमें। सो देयर इज नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच सिंस वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज जनरली इनबिल्ट इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वो अलग से पता ही नहीं चलता, 10 रुपए के चिप्स है यही पता चलता है, ठीक है, हमको पता ही नहीं होता कि उसके अंदर GST इंक्लूडेड है। सो वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज इनबिल्ट इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस में इनबिल्ट होता है तो हमें पता ही नहीं चलता। मोस्ट ऑफ द टाइम टैक्स पेयर pays the same without actually knowing that he is paying the tax to the government, उसे पता ही नहीं चलता और वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देता है। Thus taxpayer does not perceive a direct pinch while paying indirect taxes, तो उसे पता ही नहीं चलता बेटा, यहाँ टैक्स पेयर यहाँ डायरेक्ट पिंच उसका अज्यूम ही नहीं कर पाता, उसे पता ही नहीं चल पाता है, ठीक है। सो वो गवर्नमेंट, उसे पता ही नहीं चलता कि उसने टैक्स पे कर दिया, आपको पता ही नहीं चला आपने आज तक की लाइफ में कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया और आप पे कर जाते हो। नेक्स्ट, इन्फ्लेशनरी, भाई सारे गुड सर्विसेज में मैंने जैसे आपको बताया, ये मोबाइल यूज कर रही हूँ मैं, ये पेन यूज कर रही हूँ मैं, आईपैड यूज कर रही हूँ, ये मैं पोडियम यूज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कैमरा यूज कर रही हूँ, लैपटॉप यूज कर रही हूँ, टीवी यूज कर रही हूँ, सारी चीजों में आप चिप्स खा रहे हो, आप बेड पे बैठे हो, आप चेयर पे बैठे हो, आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, सब में GST है बेटा, सब में GST है। तो ऑब्वियसली हर एक कमोडिटी पे, हर एक सर्विस पे अगर टैक्स लगेगा तो इनडायरेक्ट टैक्स ओवरऑल इन्फ्लेशन तो क्रिएट करता है मार्केट में, बिल्कुल करता है, ठीक है। हर सर्विस पे आप चले जाओ, आप सलून जा रहे हो वो सर्विसेज पे आप GST पे कर रहे हो, आप CA की यहाँ पे कंसल्टेंसी सर्विस ले रहे हो आप उस पे GST पे कर रहे हो, इंटीरियर डेकोरेटर की, आर्किटेक्ट की, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, सब पे आप क्या पे कर रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो। सो दिस टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन commodities and services causes all around price spiral. In other words, indirect taxation directly affects the price of commodity and services and leads to inflationary trend. तो क्या करता है बेटा, यहाँ पे inflationary trend आ जाता है, पूरा overall inflationary trend आ जाता है। So in other words, indirect tax directly affects what the prices of commodity and services and leads to an inflationary trend. ठीक है, सारे ही चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन होगा मार्केट में, ठीक है। वाइडर टैक्स बेस, अनलाइक डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स, क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे बेटा, फीचर्स इनडायरेक्ट टैक्स के, ठीक है। Unlike direct taxes, the indirect tax have a wider tax base. Majority of product or services are subject to indirect tax with low thresholds. हमने बात करी है अभी, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बेटा देखोगे आप यहाँ पे तो किसमें है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो हैं आपके किसके अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कमोडिटीज, मैक्सिमम सर्विसेज, ठीक है। कुछ कुछ एग्जेम्प्ट है, वो पढ़ेंगे हम एग्जेम्पशन के चैप्टर में, जहाँ पे जो नीड बेस्ड एग्जेम्पशन जो भी दिए हुए हैं, थोड़े बहुत जो एग्जेम्पशन दिए हुए हैं वो हम पढ़ेंगे, वो कुछ ही चीजें एग्जेम्प्ट है, बाकी मैक्सिमम चीजें यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाती है। सो इट क्रिएट्स अ वेरी वाइड टैक्स बेस, बहुत वाइडर टैक्स बेस हो जाता है। प्रमोट सोशल वेलफेयर, बिल्कुल। हायर टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज सिन गुड्स लाइक टोबैको प्रोडक्ट्स। ये अल्कोहल हटा दो अभी यहां से, गलती से आ गया, ठीक है। सो हायर टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द कंजम्पशन, आपके नोट्स में हटा हुआ ही होगा। हायर टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज सिन गुड्स लाइक पान मसाला हो गया बेटा, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गया, इन पे बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ टैक्सेस रहेंगे। This may not only check their consumption but also enables the state to collect substantial revenue. तो इससे क्या होगा भाई, सोशल वेलफेयर तो है ही, यहाँ पे जो सिन गुड्स हैं,
सिन गुड्स पे आपने बहुत ज्यादा टैक्स रेट लगा के रखा हुआ है, जैसे कि टोबैको हो गया, पान मसाला हो गया, तो इससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो मिलता ही मिलता है बिल्कुल, और साथ में इसका कंजम्पशन जो है वो भी यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, यहाँ पे चेक होता है, इसका कंजम्पशन भी चेक होता है, प्लस इसका रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को आता है। रिग्रेसिव, बिल्कुल रिग्रेसिव है इन नेचर। जनरली indirect tax are regressive nature. The rich and poor have to pay the same rate of indirect taxes on certain commodities of mass consumption. This may further increase the income disparity between the rich and poor. भाई अंबानी साहब को भी, मुझको भी, एक किसी गरीब को भी, सबको अगर मैरी बिस्किट लेने हैं तो 10 रुपए ही पे करने पड़ेंगे, उस पर जो टैक्स है वो है, तो रिग्रेसिव है नेचर में, आपकी इनकम पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सबको सेम टैक्सेस पे करना, चाहे किसी की इनकम कितनी भी हो, किसी की इनकम कितनी भी हो, भाई मोबाइल पे जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा रिग्रेसिव है नेचर में, बहुत ज्यादा रिग्रेसिव। सो यहाँ पे बेटा फीचर्स क्या क्या हुए इनडायरेक्ट टैक्सेशन के, एक बार हम फटाफट रिवाइज करेंगे। क्या पढ़ा हमने, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन के, ठीक है, नॉट ओनली जीएसटी, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर्स क्या होंगे, इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। भाई 50% से ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट का कहां से आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन से। सेकेंड, इट इज टैक्सेस ऑन कमोडिटीज एज वेल एज सर्विसेज, गुड्स पे भी लगता है भाई, सर्विस पे भी लगता है। थर्ड, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, भाई साहब क्लियर शिफ्टिंग ऑफ बर्डन है, क्लियर शिफ्टिंग ऑफ बर्डन है, किस पे, एंड कंज्यूमर पे। देन देयर इज नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, यहां पे डायरेक्टली पिंच होता ही नहीं, पता ही नहीं चलता और टैक्स पे कर देते हैं। देन इट इज इन्फ्लेशनरी, मतलब कि क्या हुआ भाई, बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज, मैक्सिमम सभी गुड्स और सर्विसेज पे, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन तो मार्केट में क्रिएट करता ही करता है। देन वाइडर टैक्स बेस है, भाई वाइडर टैक्स बेस तो होगा ही, इतने सारे गुड्स और सर्विसेज पे, तो वाइडर टैक्स बेस है ही। देन इट प्रमोट्स सोशल वेलफेयर, हाई टैक्सेस लगते हैं किस पे, सिन गुड्स पे, ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया बेटा, ये प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर को भी। एंड देन इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। व्हाट डू यू मीन बाय रिग्रेसिव इन नेचर, कि भाई रिच और पुअर दोनों को सेम टैक्स पे करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली ये रिग्रेसिव हुआ नेचर में। सो दिस इज व्हाट फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझने के लिए, और कभी अगर यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। देन अब पढ़ेंगे जीएसटी का कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी यहाँ पे जीएसटी का क्या है, सारे कंसेप्ट, किस कंसेप्ट पे इंडिया में आया, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये क्या, एक वैल्यू एडेड टैक्स है। क्या है ये, वैल्यू एडेड टैक्स। तो जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वैल्यू एडेड टैक्स किस पे लगता है, मैन्युफैक्चर, सेल या कंजम्पशन किसका, गुड्स का या सर्विसेज का, गुड्स का या सर्विसेज का। ठीक है, अब एक मिनट समझेंगे हम यहाँ पे, मैन्युफैक्चर पे भी लगता है, सेल पे भी लगता है, यहाँ पे सब चीजों पे लगता है बेटा। ठीक है, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज पे भी लगता है। मैंने जैसे बताया जीएसटी किस पे लगता है, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट, टैक्सेबल इवेंट मतलब कि भाई कौन सा इवेंट होने पे टैक्स लगता है, जीएसटी में है वो सप्लाई, पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स है, एक यहाँ पे हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए है फॉर एग्जांपल, उन्होंने अपने गुड्स सेल किया मिस्टर बी को। एग्जाम्पल सिंपलिसिटी के लिए लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप सेल किया, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल किया। मिस्टर ए फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर है, फर्स्ट स्टेज मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे। मिस्टर बी क्या है, यहाँ पे समझ लो आप होलसेलर है। मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर सी को बेच दिया ये। मिस्टर सी फॉर एग्जाम्पल रिटेलर है, और मिस्टर सी ने क्या किया, ये मिस्टर डी को सेल कर दिया। मिस्टर डी क्या है, होलसेल सॉरी कंज्यूमर है। ठीक है, तो ये ऐसे ही होता है, कोई भी गुड्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास आएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास आएगा, रिटेलर से कहाँ चले जाएगा बेटा, यहाँ पे फाइनल कंज्यूमर के पास चले जाएगा। ठीक है, हमारे एग्जांपल में हमने एक लैपटॉप का एग्जांपल लिया है। सो यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या किया, ये किस प्राइस पे दिया, फॉर एग्जाम्पल हम वैल्यू लेते हैं 1 लाख रुपीज पे गुड्स बेचा है, जीएसटी इस पे लगा। मैं फिर से बोलती हूँ, जीएसटी का रेट यहाँ पे मैं 10% ले रही हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए 10% कोई रेट है ही नहीं, बाद में ये मत बोला मैम को इतना भी नहीं पता है ना। तो यहाँ पे रेट 5%, 12%, 18%, 28% है, हम देखेंगे आगे के चैप्टर्स में डिटेल में। यहाँ पे मैं सिंप्लिसिटी के लिए 10% का रेट ले रही हूँ, तो 10,000 रुपये लग गया इस पे जीएसटी, 1,10,000 रुपये। मिस्टर बी क्या करेंगे, मिस्टर ए को दे देंगे। ऑब्वियसली मिस्टर कोई भी खरीदेगा तो क्या करेगा, 1,10,000 रुपये। मिस्टर बी ने क्या कर दिया, मिस्टर ए को दे दिया। यही गुड्स आगे मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर सी को सेल कर दिया। मिस्टर बी ने सेल कर दिया, मिस्टर बी यहाँ पे बढ़िया मारवाड़ी गुजराती बिजनेसमैन है, उन्होंने क्या किया, ये गुड्स का वैल्यू हो गया 2 लाख रुपए में बेच दिया फॉर एग्जाम्पल।
सिंप्लिसिटी के लिए ले रहे हैं, इतना वैल्यू एडिशन नहीं होता है, बट ठीक है, बढ़िया बिजनेस मैंने कर लिया वैल्यू एडिशन, ठीक है। और 2 लाख रुपए में बेच दिया। जीएसटी इस पे फॉर एग्जांपल 10% अज्यूम कर रहे हैं हम, अगेन 20,000 रुपीज, 2,20,000। मिस्टर सी क्या करेंगे, मिस्टर बी को 2,20,000 दे देंगे। यस मैम, बिल्कुल दे देंगे, क्यों नहीं देंगे। 2,20,000 किसने दिया, मिस्टर सी ने मिस्टर बी को दे दिया। और मिस्टर सी क्या थे, रिटेलर थे, उन्होंने फाइनली किसको बेचा, ये गुड्स मिस्टर डी को बेचा, जो कि क्या है, फाइनल कंज्यूमर है। फाइनल कंज्यूमर है, कितने में बेचा, अज्यूम करते हैं बी टू सी का ट्रांजैक्शन, यहां पे बी टू सी का ट्रांजैक्शन तो ये 2 लाख में हुआ, सी से डी पे ये ट्रांजैक्शन कितने में हो रहा है, अज्यूम करते 3 लाख रुपीज में। 3 लाख की वैल्यू है, इसको मैं थोड़ा मिस्टर सी ने मिस्टर डी को कितने में बेचा, ये गुड्स वैल्यू मानते हैं अपन 3 लाख, और जीएसटी इसमें कितना आ गया 30,000, 3,30,000। मिस्टर डी ने यहां पे मिस्टर सी को कितना दे देंगे, मैम वही अमाउंट दे देंगे, 3,30,000 का बिल है, उतना ही मिस्टर डी मिस्टर सी को पे कर देंगे, 3,30,000, ठीक है। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कितना दे दिया, 1,10,000, मिस्टर सी ने मिस्टर बी को दे दिया 2,20,000, और मिस्टर डी ने मिस्टर सी को दे दिया 3,30,000। यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ये नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब जीएसटी कौन कितना गवर्नमेंट को कैसे देगा हम देखेंगे यहां पे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, पूरा नहीं भी समझ में आएगा तो टेंशन मत लेना, ये बहुत बार रिपीट होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैकेनिज्म है। मैं आपको ये इस चैप्टर में जनरली पढ़ते भी नहीं है लोग, बट हम यहाँ पढ़ रहे हैं ताकि क्या होगा, हमारे दिमाग में एक बेस क्रिएट होगा, हमको समझ में आनी शुरू होगी चीजें, इसलिए हम ये इस कंसेप्ट को यहाँ पे ही समझेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या किया, गुड्स बेचा 1 लाख में, 10,000 का जीएसटी, 1,10,000, 1 लाख रुपए तो मिस्टर ए क्या करेगा, खुद रख लेगा। क्यों खुद रख लेगा मैम, वैल्यू, गुड्स के वैल्यू के लिए तो ऑब्वियसली 1 लाख रुपए तो खुद रख लेगा। 10,000 रुपए क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को क्या पे कर देगा, हाँ ही इज अ टैक्स पेयर ऑब्वियसली, जो सेलर होता है वही गवर्नमेंट को पे करता है, हमने देखा था। वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को दे देगा। गवर्नमेंट को किसने दिया, ए ने दिए, कितने, 10,000 रुपए, किसके बिहाफ में, बी के बिहाफ में। बी का जीएसटी नंबर भी साथ में दे देगा ए गवर्नमेंट को, और बता देगा कि भाई मैंने ये बी से कलेक्ट किया है और ये आप ले लो बी के बिहाफ में, ठीक है। बी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये बी ने पे किया अल्टीमेटली, ये बी को बर्डन पड़ा है इसका। बी के लिए क्या है ये बेटा, इनपुट टैक्स क्रेडिट है। बी क्या करेगा, इसका क्रेडिट लेता है, क्या बोलते हैं इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब जो भी आपने परचेज किया, बी के लिए ये परचेज है, जो भी आपने परचेज किया है उस पे जो जीएसटी पे किया है वो आप एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे। पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे हम इनपुट टैक्स का। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, एज इनपुट टैक्स क्रेडिट मिस्टर बी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, 10,000। क्यों, क्योंकि उसने गवर्नमेंट को पे करा है वाया ए 10,000 रुपए अभी तक के ट्रांजैक्शन में कितना पे किया, 10,000 रुपए, ठीक है। तो ए ने गवर्नमेंट को दे दिया 10,000 और बता दिया कि भाई ये बी का जीएसटी नंबर है, उसके बिहाफ में ये पे किया जा रहा है। सेकंड, अब क्या हुआ, अब आगे बढ़ेंगे। बी ने क्या किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया 10,000। बी ने गुड्स कितने में बेचे, 2 लाख में, और 20,000 रुपए उस पर टैक्स लगाया। जो सेल पे टैक्स होता है बेटा उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होती है वो आपकी, जो सेल पे लगा। बी का सेल है 2 लाख रुपए का, यस, उस पर टैक्स कितना है, जीएसटी कितना है, 20,000 रुपए, उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। और जो परचेज पे लेते हैं उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। ये 2 टर्म हमने अभी डिस्कस किए। क्या, सेल पे जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी होती है वो आपकी। और परचेज पे जो आपने टैक्स पे किया है उसे क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बी का देखते हैं हम क्या है, बी को गवर्नमेंट को कितने पैसे देने हैं देखते हैं। तो बी का आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितना, 20,000, यस। अभी देखा मैम हमने 20,000 है। कैसे 20,000 है मैम, जो सेल पे टैक्स लगा, बी की सेल है 2 लाख रुपए की, उस पे टैक्स लगा 20,000, तो सेल पे जो टैक्स लगा क्या हो गया यहाँ पे, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। 20,000 लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो परचेज पे बी ने ऑलरेडी पे कर दिया गवर्नमेंट को, 10,000 रुपए ऑलरेडी उसने गवर्नमेंट को दे दिया है वाया ए, ठीक है। तो अब उसको गवर्नमेंट को कितने देने हैं, 10,000 खाली, जो वो कैश में यहां पे पे करेगा, ठीक है। नेट टैक्स लाइबिलिटी उसकी कितनी हो गई,
नेट टैक्स लायबिलिटी जो वो कैश में पे करेगा वो 10,000 रुपए। तो बी गवर्नमेंट को कितना देगा? 10,000। बी गवर्नमेंट को देगा 10,000 रुपए। गवर्नमेंट के पास टोटल पैसे इस पर्टिकुलर लैपटॉप पे, हमारा एग्जाम्पल लैपटॉप का चल रहा है, कितने पहुंचे? 20,000 रुपए का टैक्स। क्या वो उतना ही टैक्स है जो अभी तक के इस ट्रांजैक्शन तक के गुड्स पे लगा है? हाँ। तो यहां पे क्या ये वैल्यू एडेड टैक्स है? यस। ए ने 1 लाख का वैल्यू एडिशन किया, उस पर 10% जीएसटी पे कर दिया। बी ने यहाँ पे और 1 लाख का वैल्यू एडिशन किया, टोटल 2 लाख हो गया। 1 लाख के वैल्यू एडिशन पे 10,000 जो हुआ वो उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो जो जितना वैल्यू एडिशन करेगा उतना उतना गवर्नमेंट को पे करेंगे, इसीलिए इसे बोलते हैं एक वैल्यू एडेड टैक्स भी। तो आपके जो भी सेल पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट आपने जो परचेज पे इनपुट टैक्स लिया उसको माइनस करोगे और बाकी का गवर्नमेंट को पे कर दोगे। गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिलेगा? जितना उस ट्रांजैक्शन में अभी तक के टैक्स लगा है उतना गवर्नमेंट को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अभी नहीं समझा होगा तो देखो इसके आगे का ट्रांजैक्शन सेम रिपीटेशन है, आगे बढ़ के देखते हैं। मिस्टर सी ने क्या किया आगे? मिस्टर सी का आप मुझे बताओ इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा? सोचो एक सेकेंड। मिस्टर सी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा? जो उसने परचेज पे किया। ये 2,20,000 जो है ये इसकी परचेज है। यस, 20,000 रुपए टैक्स पे किया हुआ है, तो 20,000 रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा आईटीसी जिसे बोलते हैं। किसका? सी का। सी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 20,000। ठीक है। सी ने फिर सेल किया डी को 3 लाख में और उस पर टैक्स कितना लगा? 30,000। ये 30,000 को क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मैम। तो देखते हैं सी गवर्नमेंट को कितना देगा। सी गवर्नमेंट को कितना देगा? सी का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है ये देखेंगे। 30,000 लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है उसका? जितना उसने परचेज पे किया, 20,000। यस मैम। तो नेट कितना बचा? 10,000 रुपए उसको भी गवर्नमेंट को देने। सी को कितना देना? उसका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट पे उसने ऑलरेडी कितना पे कर दिया है? उसने 20,000 रुपए ऑलरेडी बी को पे कर दिए थे, जिसको बी ने किसी भी तरीके से गवर्नमेंट तक के पहुंचा दिया, वाया ए पहुंचाए, बाकी कैश में पे कर दिए। सो यहां पे सी गवर्नमेंट को कितना देगा? 10,000 और। तो गवर्नमेंट के पास टोटल पैसे कितने पहुंचे? 30,000। क्या ये 30,000 वही है जो इस गुड्स पे लगे? फाइनली ये कोई भी रिटर्न नहीं कर सकता, ये पैसा अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास जाएगा। सो अल्टीमेटली 30,000 रुपए क्या है? ये वही अमाउंट है जो इस गुड सर्विसेज पे लास्ट तक के लगा है, वो गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। जिसने जितना वैल्यू एडिशन किया उसने उतना उतना गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया। ठीक है, जिसने जितना वैल्यू एडिशन किया उसने उतना उतना गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया। और फाइनली ये डी जो है बेटा, ये कंज्यूमर था हमारे एग्जांपल में, ये आगे नहीं बेचने वाला है, ये खुद यूज करने वाला है वो लैपटॉप। तो अल्टीमेट बर्डन किसको लगा इसका? कंज्यूमर को। एबीसी को लगा नहीं, उन्होंने तो आगे बेचते गए, ये रिकवर करते गए, बेचते गए। अल्टीमेटली ये 30,000 रुपए जो गवर्नमेंट के पास पहुंचे हैं वो किससे रिकवर किए गए? फाइनल कंज्यूमर से। वैल्यू एडेड टैक्स है, फाइनल कंज्यूमर से रिकवर किया जाता है। और क्या कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड की गई? यस। बी को 10,000 रुपए का क्रेडिट मिल गया जो उसने ए को बेचा, ए से खरीदा। फिर सी को क्रेडिट मिल गया 20,000 रुपए का जो उसने किससे खरीदा? यहां पे बी से खरीदा। तो कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट्स है। आपने जो पिछले स्टेज पे टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिल गया अगेंस्ट योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो ये बस मैंने कंसेप्ट बेटा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं भी समझा होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मैं आपको जस्ट एक कि आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट्स आए, व्हाट डू मीन बाय आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, व्हाट डू मीन बाय इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी का कंसेप्ट कैसे आया है वो हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो बहुत ही प्यारा लॉ बनाया। पुराने लॉ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, हम अभी देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। ये समझो आप पहले, कितना बढ़िया सिस्टम बनाया है। कहीं डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं, सबको क्रेडिट मिल रहा है। अल्टीमेटली रिकवर किससे करना है? फाइनल कंज्यूमर से। इनडायरेक्ट टैक्स का प्रिंसिपल ही है फाइनल क्लियर शिफ्टिंग ऑफ बर्डन होना चाहिए, जो हो रहा है जीएसटी में, जो हो रहा है जीएसटी में क्लियरली। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है भाई? जैसे जैसे यहां पे किसी भी यहां पे बीच में जितने भी लोग हैं वो सब क्या करेंगे? परचेज पे जो भी टैक्स पे किया उसका क्रेडिट ले लेंगे और किसके अगेंस्ट? जो उनके सेल का जो आउटपुट टैक्स उनको पे करना है उसके अगेंस्ट। इसको क्या बोलते हैं? ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप सेट ऑफ कर रहे हो, दिस इज सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अगेंस्ट योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको बस छोटी सी चीज बतानी थी कि जो जितना वैल्यू एडिशन करेगा वो उतना टैक्स पे करेगा। देखो यहां पे
ए ने 1 लाख का वैल्यू एडिशन किया, उसने उस पर 10% टैक्स पे किया। बी ने और 1 लाख का किया, उस पर 10% हो गया उसका एडिशनल 10,000 रुपए। सी ने और 1 लाख किया, उस पर हो गया उसका 10,000 रुपए। तो जो जितना वैल्यू एडिशन करेगा वो उतना टैक्स पे करेगा। ठीक है, ठीक है। So GST is a value added tax which is levied on manufacture, sale and consumption of goods and services। ये सारे मैन्युफैक्चर, सेल, कंजम्पशन अब क्या हो गया बेटा, सप्लाई पे लगता है। ये कोई भी चीज हो, वो सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब डिटेल में आएगा। सो एक वैल्यू एडेड टैक्स है। देन इट इज कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट। हमने देखा कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट मिल रही है कि नहीं मिल रही। सबको प्रीवियस स्टेज का टैक्स जिसने भी पे किया उसको उसका क्रेडिट मिल रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि भाई बी को 10,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा, सी को 20,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। पुराने लॉ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी, मैं बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। पर क्या यहां पे कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट मिल रहा है? यस, बिल्कुल मिल रहा है। सो GST offers a comprehensive and continuous chain of tax credit from producer point, service provider point up to retailer level, consumer level, thereby taxing only value added at each stage of supply chain। तो यहां पे क्या हो रहा है? क्या कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट हो रहा है? यस, GST is offering comprehensive and continuous chain of tax credits from प्रोड्यूसर्स पॉइंट, सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट अप टू रिटेलर, कंज्यूमर। हमने देखा प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक के। हमारा एग्जांपल अभी A to D वही था। A वाज अ मैन्युफैक्चरर, D वाज अ कंज्यूमर। सो कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट कहां तक मिलती है? अप टू रिटेलर कंज्यूमर लेवल, देयरबाय टैक्सिंग ओनली वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज एंड बर्डन इज बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट से जिसने भी प्रीवियस स्टेज पे जो भी टैक्स पे किया सबका उसको कंटिन्यूअसली क्रेडिट मिलता है फ्रॉम प्रोड्यूसर पॉइंट अप टू लास्ट पॉइंट। और लास्ट में बर्डन किसको पड़ेगा? फाइनल कंज्यूमर। बर्डन इज बोर्न बाय फाइनल कंज्यूमर। द सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिटेड टू अवेल क्रेडिट ऑफ GST पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड सेट ऑफ दिस क्रेडिट अगेंस्ट GST पेएबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड बाय हिम। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? देखो कंटिन्यूअस चेन ऑफ क्रेडिट मिल रहा है और जो सप्लायर है एट ईच स्टेज, देखा हमने जैसे कि बी इज परमिटेड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ GST पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस। GST यहां पे बी को अलाउड था, 10,000 रुपए का जो उसने टैक्स पे किया उसका क्रेडिट लेना उसको अलाउड था, वही लिखा है यहां पे। सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिटेड टू अवेल क्रेडिट ऑफ GST पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस and set off this credit against GST payable on supply of goods and services made by him। और उसको वो सेट ऑफ किसके अगेंस्ट कर सकता है? आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट। उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो थी B2C वाले ट्रांजैक्शन में 20,000 की, उसमें क्या उसने 10,000 का क्रेडिट सेट ऑफ किया था? हाँ जी किया था, हाँ जी किया था। Thus only final consumer bears the GST charged by last supplier in the supply chain with set off benefits at all the previous stages। वो हमने देखा फाइनल कंज्यूमर जो है D, जैसे कि डी ही यहाँ पे क्या है? फाइनल कंज्यूमर था हमारे एग्जांपल में, और डी को ही क्या करना पड़ा बेटा? बर्डन फाइनली बियर किसको करना पड़ता है? फाइनल कंज्यूमर का। वो इनडायरेक्ट टैक्स का प्रिंसिपल है, फाइनल कंज्यूमर को बियर करना पड़ता है। नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस सिंस ओनली वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज टैक्स्ड। हमने देखा वैल्यू एडिशन जितना था 1-1 लाख जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में, उतना ही टैक्स हो रहा था यहाँ पे। There is no tax on tax or cascading of tax under GST system। तो यहाँ पे कोई भी कैस्केडिंग नहीं हो रही, पता नहीं टैक्स ऑन टैक्स नहीं लग रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बी को अगर वो 10,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, सी को नहीं मिलता, तो क्या होता? फिर टैक्स ऑन टैक्स होता, फिर 1,10,000 पे टैक्स लगता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब 1,10,000 उसके लिए कॉस्ट बन जाती बी के लिए। तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं, कोई कैस्केडिंग नहीं हो रही, कोई टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो रहा है, कोई भी टैक्स ऑन टैक्स नहीं हो रहा है। देयर इज नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस। ठीक है, GST does not differentiate between goods and services, thus the two are taxed at a single rate। देखो ऐसा नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंशिएट तो करता है, गुड्स अलग है सर्विस अलग है, बट किस चीज में डिफरेंशिएट नहीं करता भाई? या तो एज अ गुड्स टैक्स लगेगा या एज अ सर्विस लगेगा। आप कोई भी चीज को दोनों नहीं बोल सकते, दोनों नहीं बोल सकते। पुराने लॉ में ऐसा होता था, जैसे रेस्टोरेंट हुआ, ठीक है, पुराने लॉ में क्या बोले? वैट वाले आए, बोले नहीं रेस्टोरेंट तो गुड्स है भाई, यहाँ पे आप पनीर बटर मसाला या विद नान खा रहे हो तो ये तो गुड्स हुआ। सर्विस टैक्स वाले आए, उन्होंने बोले नहीं ये तो सर्विस है, यहाँ तो देखो भैया हमारा शेफ है, यहाँ हमारा इतना होटल का इंटीरियर है, यहाँ होटल में बैठ के खा रहे हो आप लोग, तो ये तो सर्विस का एलिमेंट हुआ। यहाँ तो मेन यहाँ पे सर्विस होती है, ये तो क्या है आप घर में 50 रुपए में बना लो। तो सर्विस टैक्स वालों ने बोला कि ये सर्विस है, वैट वालों ने बोला गुड्स है। तो पुराने लॉ में बेटा रेस्टोरेंट सर्विस पे
एज अ गुड्स वैट भी लगता था और एज अ सर्विस टैक्स या एज अ सर्विस टैक्स भी लगता था। दोनों चीजें लगती थी, दोनों डिपार्टमेंट वाले लड़ते रहे, रेस्टोरेंट वाले टैक्स पे करते रहे, और ऐसे काफी सारी चीजों में डबल टैक्सेशन हो रहा था। बट जीएसटी में बहुत क्लियर किया, या तो कोई चीज गुड्स होगी या कोई चीज सर्विस होगी। सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, या तो कोई चीज गुड्स होगी या सर्विस होगी। भाई साहब दोनों, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई गुड्स भी है एक बार टैक्स लगा दो, सर्विस भी है एक बार टैक्स लगा दो, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो इस कंसेप्ट पे जीएसटी आया, बहुत ही प्यारा लॉ आया बेटा। यहाँ पे पुराने लॉ की जो डेफिशिएंसीज थी, अभी हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसीज क्या क्या थी, उन सबको ओवरकम करने का आया। क्या बोला इसको कि एक वैल्यू एडेड टैक्स बनाना है हमको, जो कि कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट दे, बर्डन फाइनल कंज्यूमर बियर करे, और नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स ना। अब जीएसटी को आना ही क्यों पड़ा भाई? क्या नीड थी जीएसटी के इंडिया में आने की? क्या नीड थी भाई? डेफिशिएंसीज थी पुराने लॉ सिस्टम में, इतने सारे एक तो लॉ थे, उन सब में जो डेफिशिएंसीज थी उस कारण से जीएसटी को आना पड़ा। ठीक है, पुराने मेजर लॉ क्या थे बेटा? जैसे पहले देखेंगे हम, यहाँ पे एक्साइज लगता था, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, सेनवैट भी बोलते थे उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। फिर वैट लॉ थे, 29 स्टेट्स के 29 वैट लॉ, हर स्टेट में रिटर्न की डेट अलग अलग, फॉर्म अलग अलग, हर स्टेट का लॉ अलग अलग, टैक्स के रेट भी यहां तक के अलग अलग। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोबाइल का रेट गुजरात में अलग रहेगा, महाराष्ट्र में अलग रहेगा। 29 स्टेट्स, 29 वैट लॉ, सबकी वेबसाइट्स अलग अलग, रिटर्न की ड्यू डेट अलग अलग, रिटर्न के फॉर्म अलग अलग, कंप्लायंसेस करते करते परेशान हो जाए इंसान। कौन लगाती थी? हर एक स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। सर्विस टैक्स कौन लगाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका रेवेन्यू लेकर के जाती थी। ठीक है, तो ऐसे ये मेजरली ये 3 लॉ थे, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लॉज थे, अभी देखेंगे। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी क्या थी हम देखते हैं। सो अंडर अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम, पुराने इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में, डिस्पाइट इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ वैल्यू एडेड एट सेंट्रल लेवल इन द फॉर्म ऑफ सेनवैट, मतलब एक्साइज, सेंट्रल गवर्नमेंट सेनवैट यहाँ पे एक्साइज लगाती थी बेटा, एक्साइज कलेक्ट करती थी, एंड इन द स्टेट लेवल इन द फॉर्म ऑफ स्टेट वैट, स्टेट में वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, वैट का फुल फॉर्म ही है यहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स, तो स्टेट लेवल पे वैट लगता था, सेंट्रल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज ले लेती थी। ठीक है, वो भले से वैल्यू एडेड टैक्स थे, बट फिर भी वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी देखते हैं। इट्स एप्लीकेशन रिमेन पीसमेल एंड फ्रेगमेंटेड ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग रीजन। देखते हैं क्या क्या डेफिशिएंसीज थी। फर्स्ट डेफिशिएंसी, डबल टैक्सेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया रेस्टोरेंट, सॉफ्टवेयर, इनको वैट वालों ने बोला कि फॉर एग्जांपल कि भाई ये तो गुड्स है। रेस्टोरेंट का मैंने आपको बताया, बोले कि भाई नहीं रेस्टोरेंट सर्विस है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे तो आप क्या खा रहे हो, यहाँ पे तंदूरी नान विद पनीर बटर मसाला खा रहे हो, भाई ये तो गुड्स है। सर्विस टैक्स वाले आए, बोले नहीं सर्विस है भाई, यहाँ पे शेफ की सर्विस है, यहाँ पे हमारा होटल का यहाँ पे यूज किया जा रहा है, एसी, ये इंटीरियर आराम से यूज कर रहे हो आप सब, ये तो सर्विस है। सर्विस टैक्स वालों ने बोला सर्विस है, हम तो सर्विस टैक्स वालों ने बोला ये तो सर्विस है, हम सर्विस टैक्स लगाएंगे। वैट वालों ने बोला नहीं ये तो गुड्स है, हम तो वैट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला हम वैट लगाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम सर्विस टैक्स लगाएंगे। रेस्टोरेंट वाले दोनों टैक्स पे कर रहे हैं इतने सालों तक। फिर उसके बाद सिमिलरली सॉफ्टवेयर में सर्विस टैक्स वालों ने बोला भाई सॉफ्टवेयर यहाँ CA बैठ के सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ पे सारा बन रहा है, कर रहा है, ये तो हमारी सर्विस है। वैट वालों ने बोला नहीं गुड्स है, दोनों में टैक्स लग रहा है, सर्विस टैक्स भी लग रहा है, वैट भी लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा था पहले के लॉ में, डबल टैक्सेशन, उसको गुड्स भी बोला जा रहा था, सर्विस भी बोला जा रहा था। जीएसटी में बेटा इतना क्लियर किया है, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, वहां डिटेल में पढ़ेंगे, या तो कोई चीज गुड्स हो सकती है या सर्विस हो सकती है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या हो रहा था, डबल टैक्सेशन हो रहा था। क्यों? किसी ट्रांजैक्शन को गुड्स भी बोला जा रहा था, सर्विस भी बोली जा रही थी, और उस पर डबल टैक्सेशन हो रहा था। ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी थी पुराने लॉ सिस्टम में। सो डबल टैक्सेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन बोथ एज गुड्स as well as services, as distinction between goods and services was often blurred. For example, software was liable to both VAT and service tax, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो डबल टैक्सेशन हो रहा था। सेकेंड, सेनवैट did not include chain of value addition in the distributive chain trade below the stage of production. Similarly, state level VAT, the Senvat load on goods was not removed, leading to cascading of taxes. To illustrate, when the goods were manufactured and sold, both excise and VAT were levied. अभी देखो एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले तो
ए मैन्युफैक्चरर है, यहाँ बी फॉर एग्जांपल होलसेलर है, सी यहाँ पे रिटेलर है, डी फाइनल कंज्यूमर है। तो एक्साइज कब लगता था? ओनली मैन्युफैक्चर पे एक्साइज लगता था, ठीक है, उसके बाद नहीं लगता था। तो यहाँ पे तो एक्साइज लगता था। अब वो एक्साइज यहाँ बी के कोई काम का नहीं, वो क्रेडिट ही नहीं ले सकता था इसका, ठीक है। एक्साइज जो पे किया उसका क्रेडिट नहीं ले सकता था। क्यों भाई? उसका एक्साइज का आउटपुट ही नहीं है, वो क्या सेल कर रहा है, तो उसको लगता था वैट, तो उसको एक्साइज का क्रेडिट वैट के अगेंस्ट नहीं मिलता था। मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद एक्साइज एंड वैट, एक्साइज जो भी बोलो, वो लगता ही नहीं था, तो वो आगे के लोगों के लिए कोई काम ही नहीं, वो उनके लिए क्या बन गया? कॉस्ट। वो उनके लिए बन गया कॉस्ट, क्योंकि उनको उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। भले से उन्होंने पे किया बेटा टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स ही हुआ, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, पर फिर भी उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि जब बी यहाँ पे आगे सेल करेगा सी को, बी क्या है? मैन्युफैक्चरर है क्या? नहीं, होलसेलर है, तो वो उसके सेल पे टैक्स लगता था वैट, तो उसका वैट का आउटपुट था, तो उसको वैट का ही क्रेडिट मिल सकता है, एक्साइज का नहीं मिल सकता, ठीक है। ये पुराने लॉ में होता था, हमको ये बहुत डिटेल में नहीं याद रखना है, सिर्फ डेफिशिएंसी का कभी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए उसके हिसाब से हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, उससे ज्यादा आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि पुराना लॉ है। अब आपको जीएसटी पे पूछेंगे ज्यादा। सो यहाँ पे एक्साइज क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद एक्साइज नहीं लगता था, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये तो पहली प्रॉब्लम हो गई। सेकेंड एक और क्या प्रॉब्लम थी? फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को गुड सेल किया, वैल्यू समझ लो 1 लाख। ए क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसके बाद सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है और सेल कर रहा है। तो ए ने जब यहाँ पे बी को सेल किया तो मैन्युफैक्चर हुआ, तो सबसे पहले लगती थी एक्साइज ड्यूटी, पुराना लॉ है ये, ठीक है। अज्यूम करते हैं 10% ड्यूटी, 10,000 रुपीज, ये हो गई 1,10,000। और वैट, मैन्युफैक्चर प्लस क्या कर रहा है बेटा? ये मैन्युफैक्चर प्लस सेल, तो उसको एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, वैट भी लगेगा। वैट पता है किस पे लगता था? इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज पे, इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज पे, तो वैट यहां पे कितना लगेगा? ठीक है, वैट किस पे लगेगा? 1 लाख पे नहीं लगेगा, 1,10,000 पे लगता था, 1,10,000 पे लगता था। ये तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है क्या? हाँ, एक्साइज ड्यूटी पे भी वैट लग गया, कैस्केडिंग ऑफ टैक्स हो रहा है। जीएसटी में ऐसा हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा है, अभी हमने देखा जीएसटी में ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है, टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया? यहाँ 2 प्रॉब्लम हो गई। एक तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद एक्साइज नहीं है, तो ये एक्साइज ड्यूटी का 10,000 का क्रेडिट बी को मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वैट का मिलेगा, हाँ, वैट का 11,000 रुपए का मिल जाएगा उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैट का 11,000 का मिल जाता था, बट एक्साइज ड्यूटी का नहीं मिलता था, ठीक है। तो 2 प्रॉब्लम थी भाई इस स्ट्रक्चर में जो पहले चलता था। एक तो टैक्स ऑन टैक्स होता था, ये देखो वैट जो है वो इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज पे लग रहा है, और सेकंड नो सैंड वैट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। सो वापस से पढ़ेंगे ये पॉइंट, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, यही 2 प्रॉब्लम्स यहां बताई हुई है। सैंड मतलब एक्साइज did not include change of value addition in distributive trade below the stage of production, मतलब आफ्टर प्रोडक्शन, आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग के बाद में आगे जो डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेज है, मतलब कि होलसेलर रिटेलर, वहां पे सैंडवैट को नहीं लिया जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यों? वो बिलो द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन लगता ही नहीं था, ठीक है। सिमिलरली स्टेट लेवल वैट, सैंडवैट लोड ऑन गुड्स वाज नॉट रिमूव लीडिंग टू कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, ठीक है। टू इलस्ट्रेट व्हेन द गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके सेल किया, बोथ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड स्टेट लेवल वैट वर लेविड एंड वैट वाज लेविड ऑन द वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज। दिस वाज अ प्रॉब्लम, दिस वाज अ प्रॉब्लम, ठीक है। दो सैंडवैट एंड स्टेट लेवल वैट वेर एसेंशियली वैल्यू एडेड टैक्स, दोनों वैल्यू एडेड टैक्स ही थे, ठीक है। Set off of one against another was not possible as SANVAT was a central levy and state level VAT was a state levy। अब बेटा ये देखो, SANVAT है, ये कौन सा गवर्नमेंट लेके जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वैट कौन लेके जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। तो बोले हम क्यों दे एक दूसरे को क्रेडिट? नहीं देना, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए। सैंडवैट पे पैसा आया फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपीस, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले गई। वैट में पैसा आया 50 लाख रुपए रेवेन्यू फॉर एग्जांपल, वो कौन लेके गई? स्टेट गवर्नमेंट लेके गई। तो यहां पे जब ये ट्रांजैक्शन हुआ तब बी ने बोला कि अरे मैंने तो पे किया है ना यहाँ पे क्या? एक्साइज ड्यूटी।
तो आप मेरे को क्रेडिट दे दो वैट के अगेंस्ट। बोले नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने बोली हम क्यों क्रेडिट दे, यहाँ पे ये वैट जो है ये किसका, स्टेट गवर्नमेंट का आउटपुट निकलेगा। जब बी सी को सेल करेगा तो उसमें आउटपुट किसका रहेगा, जो टैक्स वैट कलेक्ट करेगा वो किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को देगा। स्टेट गवर्नमेंट ने बोली हम क्यों क्रेडिट दे, ये पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता था, जहां सेंट्रल और स्टेट दोनों अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं तो एक दूसरे के अगेंस्ट क्रेडिट नहीं मिलता था। ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे एक एग्जांपल और लेंगे, अर्लियर लॉ में अगर फॉर एग्जांपल यहां याचना ने एक लैपटॉप खरीदी, याचना क्या है, सीए है भाई, लैपटॉप तो लगता ही है, बेसिक सी चीज है, याचना को काम करना है यहाँ पे। तो याचना ने क्या किया, यहाँ पे एक लैपटॉप खरीदा। ठीक है, लैपटॉप फॉर एग्जांपल आया 1 लाख रुपीस का। पुराने लॉ में क्या लग के आएगा बेटा, इस पे वैट लग के आएगा, ऑब्वियसली वैट लग के आएगा। ठीक है, समझ लो इस पे 10,000 रुपए का वैट लगा, 1,10,000 रुपए। क्या याचना को ये वैट का क्रेडिट मिलता था, नहीं। किसके अगेंस्ट, याचना का आउटपुट क्या था, याचना कंसल्टेंसी सर्विस देती थी। यहाँ पे सीए याचना, याचना का काम ही कंसल्टेंसी सर्विस देती थी याचना। याचना का फॉर एग्जांपल पूरे महीने में 5 लाख रुपए का आउटपुट हुआ, कंसल्टेंसी सर्विसेज दी उसने 5 लाख की। ठीक है, उस पे क्या लगता था पहले, सर्विस टैक्स बेटा, सर्विस टैक्स। ठीक है, अब मैं सिंप्लिसिटी के लिए 10% ले रही हूँ, 10% वाले कोई रेट ही नहीं थे। ठीक है, तो याचना का आउटपुट कितना हो गया, फॉर एग्जांपल सर्विस टैक्स उसको कितना पे करने को आ रहा है गवर्नमेंट को, 50,000 रुपए। 5,50,000 रुपए उसके क्लाइंट्स ने उसको दे दिए। क्लाइंट्स को ही सर्विस देगी और किसको देगी, याचना। याचना ने क्या किया भाई, याचना ने लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप पे काम वाम किया, क्लाइंट्स को सर्विस दी, उसके 5 लाख रुपए के बिल किए, 50,000 सर्विस टैक्स हुआ उस पे, 5,50,000 रुपए क्या हुआ, क्लाइंट्स ने क्या याचना को दे दिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे भाई, काम नहीं करवाना उनको अगली बार। ठीक है, तो याचना को 5,50,000 रुपए क्लाइंट्स ने दे दिए। अब क्या हुआ, अब याचना को क्या करना पड़ेगा, 5 लाख तो वो रख लेगी खुद, उसकी मेहनत के, कंसल्टेंसी सर्विसेज दी उसने, उसके 50,000 रुपए क्या है, क्या सर्विस टैक्स है, उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है। हाँ, उसको क्या करना था, ये 50,000 रुपए क्या उसको सर्विस टैक्स के गवर्नमेंट को देना है। हाँ, क्या उसको ये 10,000 रुपए का क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलता था बेटा। क्यों, वैट किसकी लेवी थी, स्टेट गवर्नमेंट की, वैट स्टेट गवर्नमेंट की लेवी थी। सर्विस टैक्स किसकी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। तो यहां पे उसके अगेंस्ट उसका क्रेडिट नहीं मिलता था, जहां सेंटर और स्टेट है वहां तो बिल्कुल भी नहीं मिलता था। ठीक है, तो क्या याचना ने ये 10,000 रुपए एज अ टैक्स पे किए, हाँ, बट क्या वो उसकी कॉस्ट बन गई, हाँ, क्योंकि क्रेडिट नहीं मिला। भले से ये 10,000 रुपए एज उसने क्या पे किए बेटा, टैक्स पे किया, एज अ टैक्स पे किए 10,000 रुपए, बट 10,000 रुपए का उसको क्रेडिट नहीं मिलता था, उसको 10,000 रुपए का क्रेडिट नहीं मिलता था। तो ये उसको गवर्नमेंट को कितने पे करना पड़ता था, 50,000 रुपए। अभी जीएसटी में कितना अच्छा कर दिया है। अब अगर ये जीएसटी लॉ में ट्रांजैक्शन हो, अभी ये समझ गया ना, पुराने लॉ में ये होता था, अब नहीं हो रहा है, ये पुराने लॉ में होता था। जस्ट आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूं मैं। 50,000 रुपए अब जीएसटी में होगा तो क्या होगा बेटा, अब जीएसटी में वैट लग के आएगा क्या, नहीं। यहाँ पे क्या लग के आएगा, जीएसटी 10,000 का। आउटपुट सर्विस टैक्स होगा क्या, नहीं, जीएसटी होगा यहाँ पे। तो उसका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 50,000 लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको 10,000 मिल जाएगा, गवर्नमेंट को उसको देना पड़ेगा 40,000। क्या याचना के 10,000 बचे, हाँ, ऐसे सबके बच रहे हैं बेटा। बहुत ही प्यारा लॉ है जीएसटी। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम थी पुराने लॉ की, अब है क्या ये प्रॉब्लम, नहीं, अब नहीं है ये प्रॉब्लम, क्योंकि अब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। अब सब चीज पे जीएसटी लगेगा, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। पहले लैपटॉप गुड्स था, उस पर वैट लग के आया। याचना कंसल्टेंट थी, कंसल्टेंसी सर्विस पे आउटपुट क्या लग के जाएगा, सर्विस टैक्स लग जाएगा। अब नहीं, अब गुड्स हो चाहे सर्विस हो, टैक्स कौन सा लगेगा, जीएसटी। तो याचना को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब याचना को गवर्नमेंट को पैसे कितने देने पड़ेंगे, 40,000। पुराने लॉ में कितने देने पड़ रहे थे, 50,000। 10,000 रुपए क्या हो गया याचना के, सेव हो गए सिर्फ एक ट्रांजैक्शन में। ठीक है, ये डेफिशिएंसी थी पुराने लॉ सिस्टम की। क्या, क्रॉस क्रेडिट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, स्पेशली व्हेन एक लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक स्टेट गवर्नमेंट की। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रॉस क्रेडिट, क्रेडिट्स ही नहीं मिलते थे पहले, सारे क्रेडिट ब्लॉक हो जाते थे। वैट के अगेंस्ट सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं, सर्विस टैक्स के अगेंस्ट वैट का क्रेडिट नहीं, एक्साइज के अगेंस्ट वैट का क्रेडिट नहीं, वैट के अगेंस्ट एक्साइज का क्रेडिट नहीं, बहुत प्रॉब्लम थी। अब इतने सारे टैक्स ही नहीं है, जीएसटी है, जीएसटी का जीएसटी के अगेंस्ट मिलेगा, खत्म बात।
इतना सिंपल कर दिया है, ये सब पहले होता था, ठीक है। देन ये देखो, ये वही पॉइंट था, दो सैनवैट एंड स्टेट लेवल वैट वेयर एसेंशियली वैल्यू एडेड टैक्स, दोनों वैल्यू एडेड टैक्स थे भाई। सैनवैट के अगेंस्ट सैनवैट का क्रेडिट मिलता था, ठीक है, वैट के अगेंस्ट वैट का क्रेडिट मिलता था, क्रॉस क्रेडिट नहीं मिलता था। सेट ऑफ ऑफ वन अगेंस्ट द अनदर वाज नॉट पॉसिबल एज सैनवैट क्या थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवी थी, एंड स्टेट लेवल वैट वाज अ स्टेट लेवी, ठीक है। अब जीएसटी में कितना सिंपल हो गया, आप देख सकते हो। देयर वर सेवरल टैक्सेस इन स्टेट, भाई इतने सारे टैक्सेस होते थे बेटा, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स एंड व्हाट नॉट, इतने सारे, ऑक्ट्रा एंड ऑल दैट, बहुत सारे टैक्सेस होते थे, ठीक है, विच वर नॉट सबस्यूम्ड इन वैट। वैट एक तो स्टेट गवर्नमेंट का वैट लग ही रहा है, उसके अलावा लग्जरी टैक्स लग रहा है, ऑक्ट्रा लग रहा है, इंटरटेनमेंट टैक्स लग रहा है एंड व्हाट नॉट, इतने सारे टैक्सेस लगते थे। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मल्टीपल टैक्सेस, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वैट ऑन गुड्स वाज नॉट इंटीग्रेटेड विद टैक्स ऑन सर्विसेज एट स्टेट लेवल टू रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ सर्विस टैक्स, ये भी हमने पढ़ा, अभी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। वैट और सर्विस टैक्स का एक दूसरे के अगेंस्ट क्रेडिट नहीं मिलता था। CST was another level of distortion, भाई साहब ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी in terms of its cascading nature since it was non-vatable। देखो बताती हूँ मैं आपको CST का क्या प्रॉब्लम था भाई। अगर आप महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र गुड्स बेचते थे, सेल करते थे, तो टैक्स कौन सा लगता था पहले, वैट लगता था। और महाराष्ट्र टू गुजरात कोई गुड्स आप बेचते थे तो टैक्स कौन सा लगता था, CST। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, इंटर स्टेट की, इंटर स्टेट की बात करें। इंटर स्टेट सेल में टैक्स कौन सा लगता था, CST। इंटर स्टेट सेल में टैक्स कौन सा लगता था बेटा, CST, ठीक है। अब इसमें देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये टैक्स, ये कौन सा रिजीम था इंडिया में उस टाइम पे चल रहा था, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन बोलते थे इसको। एक तो ये CST, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिस्टर A ऑफ महाराष्ट्र हैज सोल्ड गुड्स टू मिस्टर B ऑफ गुजरात, सो द टैक्स दैट वुड बी लेविड वाज CST। ये हमारी बात हुई, इंटर स्टेट है, महाराष्ट्र के मिस्टर A है, उन्होंने गुजरात के मिस्टर B को गुड्स बेचा, तो टैक्स कौन सा लग गया भाई, CST लग गया। क्या लग गया टैक्स, एक सेकेंड ना, टैक्स कौन सा लग गया, CST। अब क्या मिस्टर B को फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लाख रुपए का वैल्यू था, 10,000 रुपए का टैक्स था, क्या ये 10,000 रुपए का क्रेडिट मिस्टर B को मिलेगा क्या, नहीं, ये 10,000 का क्रेडिट मिस्टर B को नहीं मिलता था, बिल्कुल नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था, क्योंकि हम थे उस टाइम बेटा ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन रिजीम में। व्हाट डज दैट मीन, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन रिजीम मतलब ये जो 10,000 रुपए हैं, ये 10,000 रुपए किसके पास जाते थे, मिस्टर बी ने लिया, मिस्टर बी से लिया मिस्टर ए ने, मिस्टर ए कौन सी गवर्नमेंट को पे करते थे, मिस्टर ए पे करते थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। क्यों, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन में थे मैम, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन में थे, मतलब जहां से गुड्स का ओरिजिन हुआ वहां की गवर्नमेंट को वो पैसा मिलेगा। आई रिपीट, मिस्टर ए महाराष्ट्र के गुड्स बेचा उन्होंने मिस्टर बी गुजरात को, ठीक है, 10,000 रुपए का टैक्स इन्वॉल्व हुआ है इसमें। मिस्टर बी क्या करेंगे, मिस्टर ए को 1,10,000 रुपए दे देंगे, मिस्टर ए 1 लाख रुपए रख लेंगे, 10,000 रुपए वो दे देंगे गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट को देंगे वो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। क्यों, ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन रिजीम बोलते थे इसको। जीएसटी आने के पहले अपने इंडिया में चलता था ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम, मतलब कि जहां से गुड्स का ओरिजिन हुआ वहां की गवर्नमेंट को वो पैसा मिलेगा। गुड्स का ओरिजिन कहां से हुआ, महाराष्ट्र से, गुड्स आपके कहां से निकले, महाराष्ट्र से, तो ये पैसा किसके पास जाएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। तो गुजरात गवर्नमेंट ने बोली हम क्यों क्रेडिट दें, अब ये बी आगे सी को बेचेगा, फॉर एग्जांपल गुजरात में बेचे, कहीं भी बेचे, तो इसमें आउटपुट उसका क्या आएगा, वैट आएगा, ठीक है। तो यहां पे गुजरात गवर्नमेंट ने बोली हम क्यों क्रेडिट दें, हमारे पास आया क्या पैसा, नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया ना, उनसे लो जाके। महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोली अच्छा यही काम बचा है, मिस्टर ए एक दिन में पूरे इंडिया में 29 स्टेट्स में सेल करेंगे और उसके बाद में
मिस्टर ए जैसे पता नहीं कितने सारे लोग होंगे जो सारे स्टेट्स में डेली सेल करेंगे, हम क्या सबका हिसाब किताब ही रखते रहे? हमें नहीं देना क्रेडिट। ना गुजरात गवर्नमेंट देती थी ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती थी, इस चक्कर में सीएसटी का क्रेडिट ही ब्लॉक हो जाता था। आप सोचो एक दिन में कितने इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस होते थे पहले, सबका क्रेडिट ब्लॉक, पूरा सीएसटी गवर्नमेंट के पास, लोगों को क्रेडिट ही नहीं मिलता था। यह प्रॉब्लम क्यों थी? क्योंकि ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन था। जीएसटी में यह प्रॉब्लम भी रिमूव कर दी है। कैसे बताऊंगी मैं आपको भी। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम आ गया है। ये आपको समझा? पहले क्या प्रॉब्लम थी? पहले प्रॉब्लम थी कि भाई जो पैसा आता था वो जहां से गुड्स का ओरिजिन शुरू होता था वहां की गवर्नमेंट को जाता था, तो जहां पे गुड्स चले गए मतलब गुजरात गवर्नमेंट उसका क्रेडिट नहीं देती थी, उसका क्रेडिट नहीं देती थी। जीएसटी में क्या हुआ है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन में आगे, वो थोड़ी देर में देखते हैं, वो कंसेप्ट समझेंगे। ये आपको समझा? या चलो यहीं पे देख लेते हैं। अब मिस्टर ए हैं, उन्होंने गुड्स बेचा, मिस्टर ए महाराष्ट्र में ही है, मिस्टर बी गुजरात में ही है। अब गुड्स बेचा तो टैक्स कौन सा लगेगा? जीएसटी, आईजीएसटी बोलते हैं बेटा, अभी थोड़ी देर में देखेंगे, थोड़ा डिटेल में समझेगा। आईजीएसटी लगता है। अब ये पैसा किसके पास जाता है? अब ये पैसा बेटा यहां पे जाता है। अब वी हैव मूव फ्रॉम ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम टू डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये याद रखना है। कौन से मॉडल में आ गए हम जीएसटी में? डेस्टिनेशन बेस्ड या कंजम्पशन बेस्ड, दोनों चीजें बोलते हैं। मतलब कि अब जो गुड्स हैं, अब जो गुड्स जहां कंज्यूम होंगे, कहां कंज्यूम हो रहे हैं? गुजरात में। तो ये जो टैक्स का पैसा है ये 1 लाख रुपए है, फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 10,000 रुपए टैक्स, तो अभी भी 1,10,000 रुपए बी ए को देगा और ए क्या करेगा? ए ये 10,000 रुपए जो है ये गवर्नमेंट को पे करेगा। कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है? आईजीएसटी है, ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। आईजीएसटी का पैसा बेटा कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देन ये स्प्लिट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और कंज्यूमिंग स्टेट, मतलब इस एग्जांपल में गुजरात, इन दोनों के बीच में 50-50 में यहाँ पे ये क्या होता है? ये अपोर्शन होता है पैसा। तो गुजरात गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, 10,000 रुपए का आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा यहाँ पे मिल जाता है। फिर उसका कैसे होगा आगे वो सब देखेंगे। बट पहले जो हो रहा था सीएसटी के टाइम पे, सीएसटी के टाइम पे उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा था, ब्लॉक हो रहा था, वो अभी नहीं हो रहा है, वो अभी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वी हैव मूव फ्रॉम ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम टू डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। तो अब उसका क्रेडिट मिल जाता है। अब गुजरात गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं तो उनको आगे क्रेडिट देने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उनके आउटपुट आएंगे आगे, उसके अगेंस्ट उनको क्रेडिट देने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो सीएसटी के टाइम पे क्या प्रॉब्लम थी? ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम में थे, ओरिजिन बेस्ड गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा था, इसीलिए क्रेडिट नहीं मिलता था, सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था, ये आपको लाइन याद रखनी है। बट आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा मिलता है 100%, कोई दिक्कत नहीं आती। अब वो सब कैसे मैकेनिज्म चलता है वो सब हम थोड़ी देर में देखेंगे। बट याद रखो ये चीज कि जीएसटी कौन सा मॉडल है? डेस्टिनेशन बेस्ड मॉडल है, मतलब कि जहां गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होंगे उस गवर्नमेंट को उसका पैसा मिलेगा। ठीक है, देखते हैं। So CST was another level of distortion in terms of cascading nature since it was non-vatable, मतलब उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। Being an origin based taxation, हमने देखा origin based taxation, CST was also against one of the basic principle of consumption tax, that tax should accrue to the jurisdiction where consumption takes place। ठीक है, तो जो consumption based मॉडल अपने यहाँ जीएसटी का जो बेसिक मॉडल ही आया है वो किसका आया? कंजम्पशन मॉडल का आया है। ठीक है, ये जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कंजम्पशन मॉडल का उसके जस्ट अगेंस्ट था सीएसटी, ओरिजिन बेस्ड सिस्टम में था। तो इंडिया ने बहुत बढ़िया मूव लिया है, ओरिजिन बेस्ड से यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड मॉडल पे शिफ्ट हुआ है। तो ये सारी प्रॉब्लम थी बेटा, इसके लिए जीएसटी को आना जरूरी था। क्या हो रहा था पुराने सिस्टम में? डबल टैक्सेशन हो रहा था, फिर उसके बाद क्रॉस क्रेडिट्स नहीं मिलते थे, सेनवैट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद नहीं था, सेकेंड वैट जो लगता था वो इंक्लूसिव ऑफ सेनवैट पे लगता था, सर्विस टैक्स और वैट का भी कोई क्रेडिट नहीं मिलता था एक दूसरे के अगेंस्ट में, और सीएसटी तो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम थी। ये सारी डेफिशिएंसी थी, इसलिए एक ऐसे टैक्स लॉ को आना जरूरी था जो कि एक वैल्यू एडेड टैक्स हो, जो कि कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट्स दे, और बर्डन कौन बियर करे? फाइनल कंज्यूमर। और इसके लिए किसको आना पड़ा? इसके लिए जीएसटी को आना पड़ा, जिसमें डबल टैक्सेशन ना हो, या तो ट्रांजैक्शन को गुड्स माना जाए या सर्विस माना जाए, और डेस्टिनेशन बेस्ड मॉडल पे आए। ये सारी डेफिशिएंसी इसको ठीक करता है कौन? जीएसटी। और जीएसटी किस कंसेप्ट पे आया? जैसे कि हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, वैल्यू एडेड टैक्स पे आया था। जी हाँ, बिल्कुल वैल्यू एडेड टैक्स पे आया था। क्या कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट दे रहा था? हाँ, ये देखो हमारे एग्जांपल पे
बी को क्रेडिट मिला, हाँ मिला, 10,000 रुपए जो उसने टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिला। अभी हमारे थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल भी देखे, क्या याचना को वैट का लैपटॉप पे क्रेडिट मिलता था? नहीं मिलता था पहले, बट अब अगर याचना लैपटॉप खरीदेगी उस पर जीएसटी लग के आएगा, क्या उसको क्रेडिट मिलेगा? हाँ मिलेगा, मिलेगा, हमने देखा। तो यहां पे कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट्स है जीएसटी में। कहां क्रेडिट ब्लॉक हुआ बताओ? कहां टैक्स ऑन टैक्स हुआ? कहीं नहीं हुआ, कहीं डबल टैक्सेशन हुआ? नहीं हुआ। हमने इस एग्जांपल में देखा कितना गजब का लॉ बनाया है, ना डबल टैक्सेशन हो रहा है, ना टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है, कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट्स भी प्रोवाइड कर रहा है। कितना बढ़िया सिस्टम बनाया भाई। बी ने जो 10,000 का टैक्स पे किया उसका क्रेडिट दे लिया, सी ने जो 20,000 का टैक्स पे किया उसका क्रेडिट ले लिया। यहां पे फाइनल गवर्नमेंट के पास टैक्स ऑन टैक्स होके पहुंचा क्या? नहीं, इस प्रोडक्ट पे फाइनल 30,000 रुपए टैक्स लगा था वो गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है जीएसटी ने। तो ये सारी डेफिशिएंसीज को मीट करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। सबने क्रेडिट लेते गए, सबने क्रेडिट लेते गए जो उन्होंने अर्लियर स्टेज पे टैक्स पे किया था उसका। पुराना लॉ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ पे आपको वो सब कुछ याद ही नहीं रखना है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था इसीलिए उसको जाना पड़ा और जीएसटी को आना पड़ा। आपको जीएसटी पढ़ना है, आपको खाली एग्जाम में कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले या कुछ एमसीक्यू में पूछ ले तो आपको डेफिशिएंसीज याद रखनी है। मैक्सिमम चांसेस यही बनते हैं कि आपको क्या पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या डेफिशिएंसी थी? डबल टैक्सेशन हो रहा था ट्रांजैक्शन का एज अ गुड्स एज वेल एज सर्विस। सेनवैट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के बाद नहीं था। सेकंड, वैट जो लगता था वो इंक्लूसिव ऑफ सेनवैट पे लगता था। सेकंड, सेंट्रल लेवी और स्टेट लेवीज जो होती थी क्रॉस क्रेडिट्स नहीं मिलते थे। और सीएसटी तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि वो ओरिजिन बेस्ड सिस्टम पे था। ठीक है, तो ये क्या थी? ये डेफिशिएंसीज थी अर्लियर लॉ सिस्टम की। इसलिए एक ऐसे लॉ को आने की जरूरत थी क्या जो कि भाई क्या कर सके, भाई यहाँ पे ये सारी डेफिशिएंसीज को ओवरकम कर सके। और इसके लिए हमारे यहाँ जो लॉ आया वो क्या आया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स आया, कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट जो प्रोवाइड कर रहा है। और बर्डन कौन बियर कर रहा है बेटा? फाइनल कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, ये समझा आपको? ठीक है। सो जीएसटी अ क्योर फॉर इल्स ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स रेजिम। बेटा कंप्रेहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर आया, गुड्स कवरिंग बोथ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एड्रेसेस दीज प्रॉब्लम्स। ये जो डेफिशिएंसीज थी इसको एड्रेस किसने किया बेटा? एक कंप्रेहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया, उसने ये सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस की। Simultaneous introduction of GST at both center and state level has integrated tax on goods and services for the purpose of set off and relief from cascading effect। तो यहाँ पे बेटा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में आई और उन्होंने एक टैक्स लगाया, क्या नाम हुआ उसका? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, साइमल्टेनियस इंट्रोडक्शन हुआ बेटा, इसका मतलब सेंट्रल लेवल के लिए भी हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में सीजीएसटी एक्ट आया, हर एक स्टेट के लिए एसजीएसटी एक्ट आया, दोनों गवर्नमेंट साथ में आई और दोनों गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स इंट्रोड्यूस किया। क्या बात हुई? यहाँ पे जीएसटी लगेगा जिससे सारे कैस्केडिंग इफेक्ट जो भी हो रहे थे उससे रिलीफ मिलेगा और बिल्कुल प्रॉपर कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट रहेगी। इन जीएसटी regime मेजर इनडायरेक्ट टैक्स हैव बीन सबस्यूम्ड इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी। देखते हैं हम अभी कौन कौन से टैक्सेस सबस्यूम हुए, मतलब कि अब वो टैक्सेस नहीं लगेंगे, पहले लगते थे, अब जीएसटी आ गया तो ऑब्वियसली नहीं लगेंगे। अब पुराने टैक्स लॉ को जाना था तभी जीएसटी आ पाएगा, दोनों टैक्स लगते रहे तो हो गया, हम तो सिर्फ टैक्स ही भरते रह जाएंगे। तो पहले के कौन से टैक्सेस जो सबस्यूम हो गए मतलब कि अब वो नहीं लगते, अब वो जीएसटी में सबस्यूम हो गए, अब सिर्फ जीएसटी लगता है। देखते हैं अभी नेक्स्ट पेज में हम वही डिस्कस करने वाले, कौन कौन से टैक्सेस जीएसटी में सबस्यूम हो गए। The erstwhile concept of manufacture, sale of goods or rendering of services are no longer applicable since the tax is now on supply of goods or service। पहले जो इतने सारे इवेंट होते थे बेटा, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एक्साइज लगेगा, इंट्रा स्टेट सेल होगी तो वैट लगेगा, इंटर स्टेट सेल होगी तो सीएसटी लगेगा, सर्विस प्रोवाइड करोगे तो सर्विस टैक्स, सब हट गया, सप्लाई करोगे तो जीएसटी लगेगा। अब सिंपल सी बात है, मैक्सिमम केसेस में सप्लाई करोगे तो जीएसटी लगेगा, दैट्स इट। सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स या सर्विस, या गुड्स का सप्लाई या सर्विस का सप्लाई, तो टैक्स कौन सा लगेगा? जीएसटी। तो ये एक ऐसा टैक्स रिजीम आया जिसने पुराने अर्लियर लॉ की डेफिशिएंसीज को पूरी तरह से यहाँ पे क्या किया बेटा? ओवरकम किया। अब कौन कौन से टैक्सेस सबस्यूम हुए? ठीक है, अब जैसे पहले आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्सेस लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्सेस लगाती थी। ठीक है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली अच्छा इतना बढ़िया टैक्स रिजीम लेके आ रहे हो, जीएसटी लेके आ रहे हो इंडिया में, अच्छा वैल्यू एडेड टैक्स है, कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट है, कोई दिक्कत नहीं, हम भी कुछ सैक्रिफाइस करना चाहेंगे। हम भी क्या करना चाहेंगे? सैक्रिफाइस करना चाहेंगे। सैक्रिफाइस क्यों मैम? बेटा टैक्स क्या है उनका? रेवेन्यू है, रेवेन्यू को सैक्रिफाइस ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हम पहले लगाते थे, हम वो सब कुछ सैक्रिफाइस कर देंगे।
सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हम ये सब सैक्रिफाइस करेंगे। क्या? ये जो टैक्सेस दिए ये हम सैक्रिफाइस करेंगे। इसकी मेमोरी टेक्निक आपको क्या याद रखनी है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा। मैं हर चैप्टर में आपको ऐसे मार्क कराऊंगी, 2 या 3 चीजें जैसे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, उसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, जो कि एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाए। किसी भी तरीके से आ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू आ सकता है, कोई छोटी सी केस स्टडी आ सकती है, बट ये आएगा। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हुए, मतलब जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था वो कौन से टैक्सेस सब्स्यूम हो गए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या सैक्रिफाइस किया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैक्रिफाइस किया, इसकी मेमोरी टेक्निक है सीएस टैक्सेस किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल टैक्सेस जो सब्स्यूम हुए। वेयर फर्स्ट सीए स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, अभी ये एक्साइज ड्यूटी हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, अभी मैक्सिमम 99% प्रोडक्ट्स पे नहीं लगती, वो 1% किस पे लगती है वो हम बाद में बात करेंगे। मैक्सिमम केसेस में उन्होंने बोला ठीक है, अब आप जीएसटी लेके आ रहे हो ना, हम एक्साइज का रेवेन्यू सैक्रिफाइस करेंगे, हमें नहीं चाहिए, हम एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाएंगे। कौन सी? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी हम नहीं लगाएंगे। फर्स्ट सीए स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकेंड सीए स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है, हम जो सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स था वो लेवी करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन्होंने बोला कि भाई क्या होगा, यहाँ पे उसका रेवेन्यू होता था स्टेट गवर्नमेंट का, लेवी करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बोला ठीक है हम सीएसटी भी नहीं लगाएंगे, एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगाएंगे, एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगाएंगे। एंड देन थर्ड सीएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सरचार्जेस एंड सर्विस टैक्स। अब सर्विस टैक्स पहले लगता था, सर्विस प्रोवाइड करते थे तब, अब याचना पहले सीए थी, ठीक है, तब वो सर्विस प्रोवाइड करती थी, तो कौन सा टैक्स कलेक्ट करती थी? सर्विस टैक्स, और गवर्नमेंट को पे करती थी। अब क्या करती है? जीएसटी कलेक्ट करते, गवर्नमेंट को पे करते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम ये भी सैक्रिफाइस कर देंगे, हम सर्विस टैक्स भी नहीं लगाएंगे। तो क्या क्या सैक्रिफाइस किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? मैम सीएस, बेटा एग्जाम में सीएस नहीं लिखना है, एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना है। क्या? CA stands for Central Excise Duty, Additional Excise Duty. Second CA stands for Central Sales Tax, Additional Custom Duty. And then third CS stands for Central Surcharges and Service Tax. ये सारे 6 टैक्सेस जो पहले कौन लगाती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। जीएसटी आने के कारण उन्होंने क्या किया? सैक्रिफाइस किया। जीएसटी आने के कारण उन्होंने क्या किया बेटा? सैक्रिफाइस किया। अब स्टेट गवर्नमेंट सामने आई, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं, हम भी, आप इतना बढ़िया लॉ लेके आ रहे हो जीएसटी का इंडिया में, जिससे डबल टैक्सेशन हटने वाला है, कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट होने वाला है, यहाँ पे इतना बढ़िया टैक्स सिस्टम लेके आने, हम भी सपोर्ट करेंगे। सारे स्टेट्स ने बोला हम भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो हम अब ये सब नहीं लगाएंगे, हम जो पहले लगाते थे। कौन से टैक्सेस हम लगाते थे भाई? ये सब, ये मूवी आपने देखी होगी PS लव, वेयर P stands for purchase tax, S stands for state surcharges and cess so far as they relate to supply of goods and services, L stands for भाई साहब बहुत बड़ा सैक्रिफाइस, लग्जरी टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस, लग्जरी टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग हम नहीं लगाएंगे। ऑक्ट्रा एंड एंट्री टैक्स हम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, और वैट और सेल्स टैक्स नहीं लगाएंगे। PS लव हम नहीं लगाएंगे। वेयर P stands for परचेज पे जो टैक्स लगा करता था बेटा, S stands for स्टेट के सरचार्जेस, L stands for भाई साहब बहुत बड़ा सैक्रिफाइस, लग्जरी टैक्स ऑन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग, O stands for ऑक्ट्रा एंट्री टैक्स लगता था। देखो स्टेट लेवल पे कितने सारे टैक्सेस लगते थे। एंड V stands for, हमें पता है बहुत अच्छे से मैम, वैट या सेल्स टैक्स। इतने टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट ने बोली हम नहीं लगाएंगे। क्यों? बस सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, इतना बढ़िया सिस्टम लेके आ रहे हो इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना पूरा सपोर्ट दिखाया। क्या सपोर्ट दिखाया? PS लव वाले टैक्सेस हम नहीं लगाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने CS, ये मेमोरी टेक्निक है बेटा, इसे याद रह जाएगा। एंड देन कुछ टैक्सेस अभी भी सब्स्यूम नहीं हुए जीएसटी में, मतलब दीज आर द कंटिन्यूइंग टैक्सेस। ये टैक्सेस बेटा आज भी लग रहे हैं, ये टैक्सेस आज भी लग रहे हैं। दीज आर द कंटिन्यूइंग टैक्सेस। कौन से? देखते हैं। इसकी मेमोरी टेक्निक भी है क्या मैम कुछ? हाँ बेटा, वीर डैश CS, पंजाबी में वीर मतलब ब्रदर, मेरा भाई बने CS, ठीक है, तो वीर बने CS, ऐसे याद रखो। वेयर V stands for व्हीकल टैक्स, E stands for
3 ई है बेटा, 3 ई है, स्टैंड्स फॉर एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर। भाई साहब इसकी तो अलग ही स्टोरी है। स्टेट गवर्नमेंट नट गई, उन्होंने क्या बोला कि भाई आप एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर को अगर जीएसटी में लेकर के गए, मतलब अगर आप बोलोगे कि अब हम ये नहीं लगाएं तो हमने जीएसटी लाने में सपोर्ट ही नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ हो जाए, एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर जीएसटी में नहीं जाएगा। बहुत क्लियर सी बात है। तो वो आज भी लगता है, लीकर पे आज भी क्या लगती है, एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक है, सो ये क्योंकि जीएसटी में नहीं आया। टैक्सेस ऑन सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेटा इलेक्ट्रिसिटी का बिल उठा के देख लो, इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी लगती है, जीएसटी नहीं लगता उसमें। क्यों? क्योंकि वो आज भी कंटिन्यूइंग टैक्सेस है, ये जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए हैं। देन वन मोर, ई स्टैंड्स फॉर एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय मेनी लोकल बॉडीज, बहुत सारी लोकल बॉडीज आज भी एंटरटेनमेंट टैक्सेस लगा रही हैं। देन आर स्टैंड्स फॉर रोड टैक्स, अभी भी लगता है। सी स्टैंड्स फॉर कस्टम ड्यूटी, ये कौन सी, बेसिक कस्टम ड्यूटी है। सीए फाइनल में आओगे तो पूरा कस्टम्स का 20 मार्क्स का आपका सिलेबस होता है, वो पढ़ेंगे, उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी आज भी लगती है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी हमने देखा सब्स्यूम हो गई सीएस में, बट बेसिक कस्टम ड्यूटी आज भी लगती है। एंड एस स्टैंड्स फॉर स्टैम्प ड्यूटी, बेटा घर खरीदने जाते हैं स्टैम्प ड्यूटी आज भी लगता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हमको, स्टैम्प ड्यूटी आज भी लगता है। तो V-CS कौन से टैक्सेस है जो कि सब्स्यूम नहीं हुए, वेयर V स्टैंड्स फॉर व्हीकल टैक्स, 3 E स्टैंड्स फॉर excise duty on liquor, electricity duty and entertainment tax. Then R stands for road tax, C stands for custom duty, S stands for stamp duty. ये टैक्सेस कौन से, कंटिन्यूइंग टैक्सेस हैं। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, विच आर द टैक्सेस विच आर नॉट सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, व्हाट आर द कंटिन्यूइंग टैक्सेस, जो भी पूछे आंसर यही याद रखना है, आंसर यही याद रखना है। ठीक है, सो बताओ मुझे टैक्सेस कौन कौन से सब्स्यूम हो गए एट द सेंट्रल लेवल, ये भी याद रखना है। एग्जाम का क्वेश्चन ध्यान से देखना कि विच टैक्सेस एट द सेंट्रल लेवल आर सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, आपसे पूछा तो आपको सीएस वाले लिखने हैं। ठीक है, मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्जेस, देन सेंट्रल एक्साइज सीएस, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, देन एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सर्विस टैक्स, ये हो गया सीएस। देन पीएस लव में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं हमारे, परचेज टैक्स आते हैं मैम, फिर स्टेट सरचार्जेस आते हैं, लग्जरी टैक्स और लॉटरी बैटिंग और गैम्बलिंग आते हैं, ऑट्रा एंड एंट्री टैक्स आते हैं, और वैट और सर्विस टैक्स आते हैं, वैट और सेल्स टैक्स आता है। एंड देन विच आर द टैक्सेस व्हिच आर नॉट सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, V-CS, where V stands for vehicle tax, then 3 stands for excise duty on liquor, excise duty, electricity duty and entertainment tax, and R stands for road tax, C stands for custom duty, S stands for stamp duty। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से एक बार और रिवाइज हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको मेमोरी टेक्निक्स याद रखना है। लिख लो नीचे मेमोरी टेक्निक इसके, यहाँ पे सीएस, दिस इज पीएस लव एंड दिस इज V-CS। कुछ चीजें तो ऐसी याद होना चाहिए, नींद से उठा के पूछे तो भी याद रहे हमें। ठीक है, अब देखो कितना सैक्रिफाइस था यार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीएस सैक्रिफाइस कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने पीएस लव सैक्रिफाइस कर दिया, इतना सैक्रिफाइस कर दिया। अब जीएसटी आने की बात हुई, ये सैक्रिफाइस हो गया, जीएसटी आने की बात हुई। अब जीएसटी आया तब भाई, अब जीएसटी का रेवेन्यू किसके पास जाएगा, टैक्स ही अल्टीमेटली, रेवेन्यू किसके पास जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमारा सैक्रिफाइस देखो आप, इतना सैक्रिफाइस है, अब जीएसटी का जो पैसा आएगा वो तो हमारे पास आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने बोली भाई साहब हमने क्या किया है, ये क्या दिख नहीं रहा है, ये इतना सैक्रिफाइस हमारा भी, हमने भी तो कितना सैक्रिफाइस किया है, इसका रेवेन्यू तो हमारे पास ही आएगा, जीएसटी का रेवेन्यू तो हमारे पास आना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नहीं देखो हमने तो एक्साइज ड्यूटी सैक्रिफाइस कर दी, आपको पता है इंडिया में कितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कितना एक्साइज का रेवेन्यू हुआ करता था, हमने सैक्रिफाइस कर दिया। तो वैट ने बोला थोड़ा ध्यान से देखिए, सेल भी होता है वो सामान इंडिया में, तो यहां हमने भी वैट लगाया था, हमने वो भी सैक्रिफाइस कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली हमको दे दो पैसा, स्टेट गवर्नमेंट ने बोली हमको दे दो। फिर कंक्लूजन क्या हुआ, फिर ऐसी बात हुई कि नहीं चलो ठीक है, दोनों ने सैक्रिफाइस किया, दोनों के पास पैसा जाना चाहिए, तो अब इसको करे कैसे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली चिंता मत करो, कोई बात नहीं, पैसा पहले हम ले लेते हैं हर महीने, ठीक है, हम या तो पूरे साल का पैसा हम ले लेते हैं फिर आपको दे देंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने बोली नहीं माला तुम पे भरोसा नहीं है, हमको नहीं, बिल्कुल नहीं चलता ऐसा, पैसा आप साल का छोड़ो, महीने का छोड़ो, हमको तो ट्रांजैक्शन लेवल पे पैसा चाहिए। क्या भरोसा आपका, आपकी अलग गवर्नमेंट है, हमारे स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, आप तो कुछ भी बोल के हमारा पैसा रोक लो, हमको तो ऐसा नहीं चलता।
स्टेट गवर्नमेंट ने बोली नहीं, हम तो आप बिल्कुल भी नहीं ये चीज करेंगे, हमको तो भाई ट्रांजैक्शन लेवल पे ही पैसा चाहिए। मतलब यहां एक मोबाइल बिका, मिस्टर ए यहां पे सेलर है, कोई एक मोबाइल उन्होंने बेचा, तो इसी टाइम ये जो जीएसटी है इसका पैसा अलग अलग हो जाना चाहिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी ट्रांजैक्शन लेवल पे, और सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चल जाए और एसजीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास चले जाए। हमको तो बिल्कुल भरोसा नहीं है, साल भर महीने भर नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमको ट्रांजैक्शन लेवल पे स्प्लिट चाहिए, हमको आप पे बिल्कुल महीने भर का भी भरोसा नहीं। तो बोले ठीक है। अब बात हुई कि भाई शेयर क्या रहेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोली भाई हमारा सेक्रीफाइस ज्यादा है, हमारा 75%, ये वो बहुत सारे डिस्कशन हुए, फाइनल कंक्लूजन आया 50-50, 50-50। तो यहां पे फॉर एग्जांपल 18,000 रुपए जीएसटी के कलेक्ट किए, तो यहां 9,000 सीजीएसटी, 9,000 एसजीएसटी। सीजीएसटी का पैसा डायरेक्टली कहां चले जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जाएगा, और एसजीएसटी का पैसा कहां चल जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाएगा। ठीक है, स्प्लिट होगा कहां, ट्रांजैक्शन लेवल पे, ट्रांजैक्शन लेवल पे ये स्प्लिट होगा। ठीक है, तो ये जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया, इससे क्या हुआ, अब ये सैक्रिफाइस तो कर दिया, और अब जब जीएसटी लगेगा तो ये किसका जाएगा, दोनों गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी इन द रेशियो ऑफ 50-50, इन द रेशियो ऑफ 50-50। ठीक है, क्योंकि इंडिया में मॉडल कौन सा आया बेटा जीएसटी का, इंडिया में मॉडल आया ड्वेल मॉडल जीएसटी। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, याद रखना है आपको। इंडिया में कौन सा मॉडल जीएसटी आया, ड्वेल मॉडल। ड्वेल मॉडल में क्या होता है, एक तो बेटा नॉर्मल सा नेशनल जीएसटी आने का प्रपोजल था पहले कि भाई एक ही जीएसटी ले आओ, ना सीजीएसटी ना एसजीएसटी कुछ भी नहीं, बट इंडिया में वो पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है। क्यों लगाती है दोनों गवर्नमेंट, क्योंकि दोनों को रेवेन्यू चाहिए, उससे वो लोग काम करते हैं। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, स्टेट गवर्नमेंट को एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो दोनों गवर्नमेंट के पास जो काम है उसके लिए पैसा तो लगेगा, रेवेन्यू कहां से आएगा, टैक्सेस से। तो इंडिया में नेशनल जीएसटी पॉसिबल नहीं था कि सिर्फ एक ही जीएसटी, इंडिया में आना पड़ा ड्वेल मॉडल, मतलब सेंटर ऑल्सो हैज द पावर टू लेवी टैक्सेस, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द पावर टू लेवी टैक्सेस साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में आके टैक्सेस लगाए, दोनों ने अपने अपने टैक्सेस सेक्रीफाइस किए, दोनों साथ में आके टैक्सेस लगाए, इसलिए मॉडल कौन सा आया, ड्वेल मॉडल आया। मतलब सीजीएसटी भी लगता है, एसजीएसटी भी लगता है। सेंटर ऑल्सो हैज द पावर टू लेवी टैक्सेस, स्टेट ऑल्सो हैज द पावर टू लेवी टैक्सेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। देखेंगे इंडिया हैज अडॉप्टेड ड्वेल मॉडल जीएसटी इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। हमारे इंडिया का मैंने बताया आपको फेडरल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, दोनों गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करने की। तो इंडिया में क्या आ पाया, ड्वेल मॉडल जीएसटी आया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो वर्ड बेटा, एक तो ड्वेल मॉडल और एक हमने देखा था डेस्टिनेशन बेस्ड, बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, सो इंडिया हैज अडॉप्टेड ड्वेल मॉडल इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री, कॉन्सिक्वेंटली center and state simultaneously levy GST on taxable supply of goods or services or both. So center और state दोनों क्या करेंगे, simultaneously लगाएंगे GST किस पे, on supply of goods और service। हमने देखा कोई भी ट्रांजैक्शन में साथ में आएगा सेंटर और स्टेट, क्या लगाएगा, simultaneously लगाएगा GST which takes place within the state और यूनियन टेरिटरी। तो यहां पे अगर कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मिस्टर सी ने लैपटॉप सेल किया मिस्टर डी को, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, पहले इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं, तो टैक्स कौन सा लगेगा, वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 1 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल। इस पे जीएसटी फॉर एग्जाम्पल, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन जब होता है मतलब विद इन स्टेट, अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आप लोग कितनी बार शॉपिंग वॉपिंग करने जाते होगे तो आप बिल देखोगे तो आप यही टैक्सेस लगे रहते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। ठीक है, तो 9,000 1,18,000। मिस्टर डी क्या करेंगे, 1,18,000 मिस्टर सी को दे देंगे। ठीक है, आप शॉपिंग करने जाते हो, आपने लैपटॉप खरीदा फॉर एग्जांपल, तो आपको वैल्यू है, जीएसटी लग के आया, आप क्या करते हो, आप टोटल पैसा सेलर को दे देते हो। सेलर क्या करेगा, सेलर गवर्नमेंट को पे करेगा, सीजीएसटी पे करेगा वो 9,000, एसजीएसटी पे करेगा वो 9,000।
वो जैसे ही यहाँ पे ऑनलाइन पे करेगा ये रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा चला जाएगा, ठीक है, ये रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा चल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये ड्वेल मॉडल जीएसटी हुआ, मतलब सेंटर ऑल्सो हैज द पावर टू लेवी टैक्सेस, स्टेट ऑल्सो हैज द पावर टू लेवी टैक्सेस साइमल्टेनियसली, ठीक है, ऑन ऑल इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। यही बात लिखी थी यहाँ पे, देखो India has adopted dual model GST in view of federal structure of the country. Consequently, center and state simultaneously levy GST on taxable supply of goods or service. So simultaneously central government और state government साथ में आके क्या लगाएगी बेटा, GST लगाएगी on taxable supply of goods or service or both, which takes place within the state or union territory. Thus tax is imposed concurrently by the center and states. So tax कौन impose कर रहा है, concurrently, center government, state government concurrently यहाँ tax impose कर रहे हैं। Now center has also the power to tax on intrastate sale, center के पास अब power, and state also has the power to tax services। अभी देखते हैं, GST extends to whole of India including the state of Jammu and Kashmir। अब बेटा सेंटर गवर्नमेंट, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लैपटॉप बिका, तो पहले तो पूरा पैसा लैपटॉप जब सेल होता था तब किसको जाता था, स्टेट गवर्नमेंट को जाता था, वैट लगता था, लैपटॉप बिकता था तब। अब यहाँ पे सेंटर गवर्नमेंट के पास भी जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जा रहा है। सेंटर ऑल्सो इज द पावर टू लेवी ऑन गुड्स। पहले गुड्स पे कौन लगाता था, यहाँ पे हम गुड्स का जो सेल होता था उस पे कौन लगाता था, यहाँ पे पहले सिर्फ स्टेट लगाती थी, अब सेंटर के पास भी है। और अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि याचना ने अब जीएसटी कंसल्टेंसी सर्विस लगाई, तो उसमें भी पैसा सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को जाएगा, मतलब स्टेट ऑल्सो हैज द पावर टू लेवी ऑन सर्विसेज। पहले नहीं था, ये देखो वही लिखा है, स्टेट ऑल्सो एम्पावर्ड टू टैक्स ऑन सर्विसेज। पहले सर्विस टैक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, अब दोनों लगाएंगे। अब चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, सेंटर और स्टेट दोनों को यहाँ पे शेयर जाएगा, दोनों टैक्स करेंगे। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। जीएसटी एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी नहीं आया था बेटा, जीएसटी पूरे इंडिया में आया था 1 जुलाई 2017 को, आपको पता होगा 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी आया था। जम्मू कश्मीर वालों ने अलाउ ही नहीं किया कि नहीं अभी तो हमको तो हमारे यहाँ पे तो नहीं चलेगा जीएसटी, हमारे पास हमारा खुद का जेके जीएसटी है। बट फिर बहुत मीटिंग्स वगैरह हुई एंड ऑल दैट, और उसके बाद में जम्मू कश्मीर ने भी माना, और 8 जुलाई 2017 से जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में भी आ गया। पहले बहुत सारे लॉज थे जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगते थे, बट जीएसटी अभी एक ऐसा लॉ है जो कि पूरे इंडिया में लगता है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी लगता है, नहीं तो पहले तो जम्मू एंड कश्मीर का अलग ही चलता था, मैक्सिमम लॉज जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लग पाते थे, बट अभी जीएसटी पूरे इंडिया में लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इंडिया में कौन सा मॉडल आया, ड्वेल मॉडल जीएसटी आया इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में टैक्सेस लगाएंगे, ठीक है। तो ये बात हुई। अब ये तो किसकी बात हुई थी, इंट्रा स्टेट सेल की, विद इन स्टेट, सेम स्टेट। बट अगर गुड्स अभी जाते हैं फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र टू गुजरात, महाराष्ट्र टू गुजरात अगर गुड्स जाते हैं तो टैक्स कौन सा लगता है, आईजीएसटी, विच इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन इट इज अपोर्शन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट, दैट इज गुजरात इन अवर एग्जाम्पल, इन द रेशो 50-50। बात हुई है, सेंटर का स्टेट का दोनों का शेयर 50-50 रहेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन में रहता है जैसे कि, वैसा यहां पे भी रहेगा, ठीक है। तो इंटर स्टेट सेल के केस में क्या लगेगा, इसमें भी दोनों गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, आईजीएसटी, बट सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पहले कलेक्ट कर लेती है सेंटर, और बाद में ये स्प्लिट होता है दोनों के बीच में, ठीक है। अब सो हियर अगर अभी कोई ट्रांजैक्शन होता है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, अभी हमारी बात हुई, ठीक है। ये देखो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हुआ ना, तभी तो क्या हो रहा है, डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट को इसका रेवेन्यू जा रहा है, मतलब कि गुजरात को, ठीक है। पहले सीएसटी के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, इसलिए जीएसटी किस पे आया, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। तो यहाँ पे सप्लाई करो आप गुड्स का और सर्विस का फॉर अ कंसिडरेशन वगैरह डिटेल में समझेंगे चैप्टर 2 में। तो जब भी कोई कंसिडरेशन के लिए आप सप्लाई करते हो गुड्स या सर्विसेज का, कुछ एक्सेप्शन है उसके, वो भी देखेंगे, उस केस में क्या लगता है, जीएसटी लगता है। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो टैक्स कौन सा लगता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और यूनियन टेरिटरी में अगर टैक्स यहाँ पे आप सप्लाई कर रहे हो तो टैक्स कौन सा लगता है, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी, सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। देखते हैं अभी हम, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र सप्लाई किया,
तो टैक्स कौन सा लगता है बेटा, CGST प्लस SGST, हमारी ये बात है। आपने महाराष्ट्र टू गुजरात सप्लाई किया तो टैक्स कौन सा लगेगा, IGST। और आपने फॉर एग्जांपल यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार है, अभी थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार टू अंडमान निकोबार सप्लाई किया तो टैक्स लगता है बेटा CGST प्लस UTGST। UTGST इज रिप्लेसमेंट ऑफ SGST। और आपने अंडमान निकोबार टू मुंबई किया तो टैक्स लगता है IGST। ठीक है, अपने खुद के स्टेट या अपने खुद के यूनियन टेरिटरी में सप्लाई करते हो तो टैक्स क्या लगता है, स्टेट में करते हो तो CGST प्लस SGST, यूनियन टेरिटरी में करते हो तो CGST प्लस UTGST, इंटर यूनियन टेरिटरी कर देते हो या इंटर स्टेट कर देते हो तो टैक्स कौन सा लगता है, IGST। अभी कौन सी यूनियन टेरिटरी में क्या होता है थोड़ी देर में देखते हैं, अभी ब्रॉडली समझो पहले। सो इंट्रा स्टेट सप्लाई अगर आप कर रहे हो तो टैक्स लगता है CGST प्लस SGST, इंट्रा यूनियन टेरिटरी सप्लाई कर रहे हो तो टैक्स लगता है CGST प्लस UTGST, और इंटर स्टेट या इंटर यूनियन टेरिटरी करते हो तो टैक्स लगता है IGST, टैक्स लगता है IGST। ठीक है, इसके आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी बहुत सारे अलग अलग यूनियन टेरिटरीज का हमारे यहाँ पे क्या है, मतलब कुछ 3 यूनियन टेरिटरी उनको डीम टू बी स्टेट है, वो नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे एंड दैट हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर का डिस्कशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।